फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 331 शांति का अंतिम दिन 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 331 शांति का अंतिम दिन 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। नाश्ता खत्म होने के बाद आदित्य लारा को लेकर उसके कमरे में टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि सो रही राजकुमारी ने उनके साथ नाश्ता किया था, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। एक पिशाच के रूप में उसका असली भोजन खून पीना था। अन्यथा वह ज़्यादातर समय सोती रहती और उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता। लारा के बेडरूम में टेलीपोर्ट होने के बाद आदित्य बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। फिर उसने लारा की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। सोई हुई राजकुमारी शर्मा गई, लेकिन मना नहीं किया। लारा हमेशा अपने पति के साथ अंतरंगता का स्वागत करती थी। वास्तव में वह इसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद करती थी। हालांकि वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह हमेशा इस पल का इंतजार करती है। ये पल उसके पूरे दिन को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देता है। उसके लिए ये पल उसके पूरे दिन से ज़्यादा मज़ेदार है। यद्यपि वह शर्मीली दिखती थी, लेकिन जब उसका पति उसे चिढ़ाता और उसके साथ खेलता तो उसे बहुत अच्छा लगता था। लारा ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसके सामने उसकी गोद में बैठ गई। आदित्य ने स्वाभाविक रूप से अपनी बाहें उसकी कोमल कमर के चारों ओर लपेट लीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? आदित्य लारा को अपना खून पिलाकर इस मामले को खत्म कर सकता था, लेकिन वह इस निजी पल का इस्तेमाल अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने और लारा के बारे में और जानने के लिए करना चाहता था। जब से लारा ने अपने पति का खून पिया है, लारा को अच्छा महसूस हो रहा है। अब लारा लगभग 10 से 12 घंटे तक जाग सकती है। लारा पहले की तरह कमज़ोर महसूस नहीं करती, इसलिए लारा मेरे समय का उपयोग दूसरे कामों में कर सकती है। आदित्य ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। दूसरे लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी वह चिंतित था कि अन्य लोग उसकी पीठ पीछे लारा के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। हर कोई लारा के साथ दयालुता से पेश आता है। लारा यहाँ खुश रहती है। जूलिया, रिया और एलिसिया के अलावा, जो पहले से ही लारा को अपनी छोटी बहन के रूप में देखती थीं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थीं, अन्य लोग भी उसके प्रति वास्तव में दयालु थे। लियो की छोटी बहन क्लारा ने लारा को अपने साथ खेलने के लिए खींच लिया, क्योंकि दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं। ये जानकर खुशी हुई। भविष्य में अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए या कहीं जाना हो तो शर्माना मत। तुम हमेशा मुझसे पूछ सकती हो। अगर मैं व्यस्त हूं तो तुम अपनी बहनों से पूछ सकती हो। ठीक है। लारा अपना दिन किताबें पढ़ने में बिता रही है, जबकि सिस्टर जूलिया लारा की बीमारी पर शोध कर रही है। लारा इस दुनिया के बारे में और अधिक सीख रही है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह लारा को इस वर्तमान दुनिया में खोया हुआ महसूस नहीं होगा। आपकी नौकरानी के बारे में क्या? रोज़ अपना पूरा दिन साधना में बिताती है। चूंकि ड्रैगन पैलेस में मैना घनत्व बहुत अधिक है, रोज़ को लगता है कि वह बहुत जल्दी अपनी साधना के दायरे को बढ़ाने में सक्षम होगी। रोज़ एक सतर्क व्यक्ति है। वह अप्रत्याशित भविष्य की परिधि के लिए तैयार रहना चाहती है। चूंकि लारा के माता पिता ने उसे लारा की रक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी साधना को बढ़ाना चाहती है ताकि आपातकालीन स्थितियों में वह अपनी महिला की रक्षा कर सके। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। आदित्य ने वॉटसन से कहा था कि वह रोज़ के साथ ड्रैगन पैलेस की किसी भी अन्य नौकरानी की तरह व्यवहार न करे। ड्रैगन पैलेस में काम करने वाली अन्य नौकरानियों की तुलना में रोज़ के पास ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा अधिकार थे। लारा बोलती रही। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आदित्य का चेहरा उसके करीब आ गया है। जब तक उसे पता चला, वह उसे चूम चुका था। उसके होंठ उसके होंठों पर थे। उसने उसके निचले होंठों को हल्के से काटा, जिससे उसके बंद मुंह से कराह निकल गई। मम्मा। लारा ने अपना मुंह खोला और उसे अंदर आने दिया। उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई और उसकी जीभ से कुश्ती करने लगी। लारा केवल उसकी गर्दन पकड़ सकती थी और आदित्य के भयंकर हमलों से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती थी। बेचारी लारा आदित्य के सामने कुछ नहीं कर सकती थी, जिसे किस करने का बहुत अनुभव था। अंत में लारा पूरी तरह से हावी हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोती हुई राजकुमारी का चेहरा खुशी और प्रसन्नता से भरा हुआ था। वह अपने पति की बाहों में थी। उसकी मजबूत बाहें उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थीं। उसकी छाती उसके नाजुक शरीर को ढंक रही थी और उसे बाहरी दुनिया से बचा रही थी। और उसका गहरा चुंबन उसके लिए उसके प्यार और गर्मजोशी को दर्शाता था। अभी उसका हृदय संतुष्ट था, लेकिन उसी समय उसके पति का गहरा चुंबन उसके अंदर कुछ जगाने लगा था। लारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन अजीब भावनाओं का वर्णन कैसे करे। अतीत में लारा को उसकी शाही माँ ने सेक्स और विवाह के बारे में सिखाया था। उस समय उसे केवल मूल बातें सिखाई गई थीं। उसे बताया गया था कि एक आदमी अपनी छड़ी अंदर डालता है और बच्चे पैदा होते हैं। उसकी शाही माँ ने कभी भी उन भावनाओं और आनंद का वर्णन नहीं किया जो एक लड़की इस प्रक्रिया में महसूस करती है। अब लारा अपने पति की बदौलत अपने भीतर इन नई भावनाओं की खोज कर रही थी। ये चुंबन लगभग 1 मिनट तक चलता रहा। आदित्य को रुकना पड़ा, क्योंकि वह अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकता है, लेकिन लारा ऐसा नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे तकलीफ होगी। उनके रुकने के बाद लारा ने आदित्य को घूरते हुए जोर से सांस ली।
उस समय उन दोनों के माथे एक दूसरे को छू रहे थे। दोनों एक दूसरे की गर्म और जोशीली सांसों को महसूस कर सकते थे। दोनों के होंठों पर अभी भी लार का एक पुल था जो उन्हें जोड़े हुए था। हफ हफ हफ। अपने पति द्वारा चूमे जाने के बाद लारा के गाल लाल हो गए। पति पति, कृपया लारा को फिर से चूमो। लारा ने एक और चुंबन मांगने में संकोच नहीं किया। आखिरकार सो रही राजकुमारी एक ऐसी महिला थी जो अपने पति के साथ अंतरंग क्षणों का आनंद लेती थी और हमेशा उनका इंतजार करती थी। वह किसी राजकुमारी की तरह नहीं थी जो और अधिक मांगने में शर्मिंदा थी। मेरी राजकुमारी के लिए कुछ भी। आदित्य ने अपना चेहरा नीचे झुकाने से पहले मुस्कुराया। दूसरा चुंबन 10 सेकंड तक चला। जब चुंबन समाप्त हुआ तो लारा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वह थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की खुशी छुप नहीं पा रही थी। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं और जोश से भरी हुई थीं। लारा को लगा कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। उसके स्पर्श और उसके चुंबनों में कुछ जादुई था जिससे वह और अधिक मांगना चाहती थी। हफ हफ। अपना माथा उसके माथे से सटाकर उसने उसकी आंखों में देखा। वहां एक कोमल और सौम्य मुस्कान थी। यह ऐसी मुस्कान थी जो क्रूर और दबंग ड्रैगन सम्राट दूसरों को नहीं दिखाता था। केवल उसकी महिलाओं को ही ऐसी मुस्कान देखने को मिलती थी। पति, लारा खुश है। लारा अपने पति से प्यार करती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में देखने की हिम्मत किए बिना एक डरी हुई खरगोश की तरह उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। राजा माँ, मुझे इस समय में अपनी खुशी मिल गई है। वह मेरा किस्मत वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर्ग में शांति मिल गई होगी। लारा ने आंखें बंद करने से पहले सोचा। इस दुनिया में कोई भी तकिया इस एहसास से मेल नहीं खा सकता। उसके दिल की गर्मी एक जादुई ड्रम की तरह थी जिसने उसके दिल को शांत कर दिया और उसके पूरे शरीर को आराम दिया। लारा अपनी चिंताओं को दूर करने में सक्षम थी। उसे लगा कि अगर वह कुछ सेकंड के लिए उसकी बाहों में ऐसे ही रही तो वह सो सकती है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाए। समय के साथ साथ मुझे भी तुमसे लगाव होने लगा है। अगर एक दिन तुम गायब हो गई तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। बीमारी के कारण लारा की मौत के बारे में सोचते ही आदित्य को लगा कि मानो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे वाकई उम्मीद है कि जूलिया को अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लारा के साथ पल का आनंद लिया। कभी कभी आदित्य वास्तव में सभी बाहरी दुनिया के मामलों को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नियों के साथ बिताना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं था। ड्रैगन सम्राट की स्थिति और शक्ति एक भारी जिम्मेदारी के साथ आई थी। पति जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हम पहले तो तुमने युद्ध की बात की थी। उनके आसपास का खुशनुमा माहौल अचानक गायब हो गया। आदित्य ने नीचे देखा तो लारा का चिंतित चेहरा दिखाई दिया। क्या युद्ध शुरू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? दुर्भाग्य से नहीं। आदित्य को भी युद्ध पसंद नहीं था। फिर भी 9.5 महीनों की अवधि में स्टारिन साम्राज्य को इतने सारे राज्यों और साम्राज्यों से लड़ना पड़ा। स्टारिन साम्राज्य पहले से ही इतना बड़ा था। आदित्य एक और युद्ध शुरू नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण है और युद्ध चाहता है तो आदित्य पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। क्या ये खतरनाक है? लारा ने अपना निचला होंठ काटते हुए पूछा। मेरे लिए नहीं। अगर पूरा महाद्वीप भी आ जाए तो भी मैं ये युद्ध जीतूंगा। आदित्य जानता था कि अगर वह जीत भी गया तो भी अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लारा ने दूसरा प्रश्न पूछा। क्या पति यह युद्ध जीत पाएंगे? लारा ने चिंतित होकर पूछा। मैंने अपने जीवन में हर युद्ध जीता है। चिंता मत करो, मैं ये भी नहीं हारूंगा। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। हालांकि आदित्य जानता था कि यह युद्ध उसके द्वारा लड़े गए अन्य युद्धों से बिल्कुल अलग स्तर का होने वाला था। इकोनेक्सस साम्राज्य की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। आदित्य ये शब्द लारा से नहीं कहना चाहता था क्योंकि इससे उसे बिना वजह चिंता हो जाती। ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब समय आ गया है। ये कहते हुए आदित्य ने अपनी गर्दन का दाहिना हिस्सा दिखाया। आगे बढ़ो। लारा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगले ही पल उसके वे रत्न लाल चमक में चमक उठे। अगले ही पल लारा के नुकीले दांत और भी बढ़ गए। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसके नुकीले दांत उसकी त्वचा में घुस गए। मम्मा। आदित्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब भी वह उसका खून पीती थी उसे इस तीव्र आनंद का अनुभव होता था। उसकी सांसें तेज हो जाती थीं। लारा जो आदित्य की जांघों पर बैठी थी उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। वह शर्मिंदा थी और साथ ही खुश भी थी। थोड़ी देर बाद लारा रुक गई। हफ हफ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो सहज ही उनके चेहरे एक दूसरे की ओर मुड़ गए हों। दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए। दोनों ने अपने दिलों में उमड़ते जोश को व्यक्त करना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य रुक गया। हालांकि वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि दूसरे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आदित्य को युद्ध की तैयारी भी शुरू करनी थी। हफ हफ। 1 घंटे के चुंबन के बाद लारा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। क्या तुम चल सकती हो? लारा ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। पति, लारा के होंठ सूज गए हैं क्योंकि आपने लारा को बहुत जोर से चूमा था। सच में? मुझे लगता है कुछ और चुंबन तुम्हें मदद करेंगे।
आदित्य उसे चूमने के लिए अपना शरीर आगे बढ़ाने ही वाला था कि लारा ने उसे रोक दिया। बुरे पति, बड़ी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर आदित्य हंस पड़ा। अगले ही पल उसने उसे उठाया और जूलिया की प्रयोगशाला में टेलीपोर्ट हो गया। तुम्हें बहुत समय लग गया, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। हम्फ। आदित्य ने लारा को नीचे उतारा और असहाय मुस्कान के साथ रिया, जूलिया और एलिसिया को घूरने लगा। ऐसा लगता है कि उसकी तीनों पत्नियां ईर्ष्यालु हैं। अगले ही पल आदित्य जूलिया के सामने टेलीपोर्ट हो गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने पाया कि आदित्य उसे चूम रहा है। मम्मा, जूलिया को दूसरों के सामने चूमने में शर्म आ रही थी। हालांकि उसने आदित्य को दूर धकेलने की कमजोरी से कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। ये चुंबन 10 मिनट तक चलता रहा। यह उचित नहीं है। रिया आदित्य के पास गई। ये देखकर एलिसिया भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। अगले 2 घंटे चुंबन में ही बीत गए। चुंबन की आवाज़ों ने सभी को उत्तेजित कर दिया। अंत में सभी के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, उनके चेहरे लाल हो गए। यहाँ तक कि लारा को भी नहीं बख्शा गया। मैं विदा लेता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। तुम लोग मेरे बिना लंच और डिनर कर सकते हो। आदित्य को अब युद्ध की तैयारी शुरू करनी थी। युद्ध के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले वह एक महत्वपूर्ण काम करना चाहता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। कल अपलोड न कर पाने के लिए क्षमा करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। देर तक करना चाहते हैं सेक्स तो ये ट्रिक आजमाएं। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 332 शांति का अंतिम दिन 3 करामात। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 332 शांति का अंतिम दिन 3 करामात। ताकतवर। अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 133 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने निजी अध्ययन कक्ष में आदित्य अपनी गोद में एडमांटाइट डूमब्लेड लेकर फर्श पर बैठा था। ड्रैगन सम्राट अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित दिख रहा था। वह अपनी 5 स्टार एडमांटाइट डूमब्लेड तलवार पर रून बना रहा था। चूंकि उसके सामने युद्ध का द्वार खुला था, इसलिए आदित्य जितना हो सके उतनी तैयारी करना चाहता था। एडमांटाइट डूमब्लेड का इस्तेमाल किए बिना भी उसे भरोसा था कि वह अपने दुश्मनों को हरा सकता है, लेकिन एडमांटाइट डूमब्लेड होने से वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आदित्य के अलावा 5 स्टार फुल बॉडी क्रिम्सन कवच भी था। इस बार वह पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रहा था। अन्य बार आदित्य ने कभी भी फुल बॉडी कवच पहनने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन इस बार इस युद्ध में उसकी भूमिका परिणाम तय करेगी। ड्रैगन ट्रांसफर का उपयोग करके आदित्य कई युद्ध क्षेत्रों पर लड़ने में सक्षम होगा। 4 स्टार रनमास्टर बनने के बाद उसकी उत्कीर्णन गति 2 गुनी हो गई है, यदि 3 गुनी नहीं। पहले उसे इसे पूरा करने में आधे दिन से अधिक समय लगता था, लेकिन अब वह कुछ ही घंटों में एडमांटाइट डूमब्लेड को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम था। ये हो गया। आदित्य ने गर्व भरी मुस्कान के साथ एडमांटाइट डूमब्लेड को थाम लिया। सिस्टम ने उसे उसके काम का विवरण दिखाया। एडामंटाइट डूमब्लेड पीक 5 स्टार। विवरण: एक विशेष तलवार जो केवल ज्वालामुखी के नीचे पाए जाने वाले एक विशेष अयस्क से बनाई गई है। इस तलवार को एक प्रतिभाशाली लोहार ने गढ़ा था। ये तलवार बेहद तेज है और इसका वजन 3 टन है। एडमांटाइट डूमब्लेड भारी दबाव और तापमान का सामना कर सकता है। एक प्रतिभाशाली 4 सितारा रनमास्टर द्वारा मंत्रमुग्ध किए जाने के बाद उसकी तलवार की रैंक मध्य 5 सितारा से बढ़ाकर शीर्ष 5 सितारा कर दी गई है। एडमांटाइट डूमब्लेड का केवल एक ही सच्चा स्वामी है। सच्चे स्वामी के अलावा इस दुनिया में कोई भी अन्य प्राणी इस तलवार की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। कार्य: एक एडमांटाइट डूमब्लेड सच्चे गुरु की इच्छा के अनुसार अपना आकार और आकृति बदल सकता है। फंक्शन: टू ओवरहीट। हर वार से आपको एक बफ मिलने का मौका मिलता है, जिससे आपका अगला वार 200% ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह मौका जादू की शक्ति पर निर्भर करता है। निचले क्रम के कल्टीवेटर से लड़ते समय ओवरहीट को सक्रिय करने की संभावना बढ़ जाती है। जब ओवरहीट सक्रिय होता है तो एडमांटाइट डूमब्लेड का रंग क्रिम्सन में बदल जाएगा। फंक्शन 3 रक्तस्राव। एक संभावना है कि दुश्मन को हर 5 सेकंड में 3% स्वास्थ्य खोना शुरू हो जाएगा। ये परिवर्तन नुकसान और जादू की शक्ति के अनुपात में होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन 4 उन्माद। हित से निपटने या प्राप्त करने के बाद 5 सेकंड के लिए आपके हाथापाई क्षति को 150% तक बढ़ाने का मौका। फंक्शन 5 रक्त पिपासा। एडमांटाइट डूमब्लेड आपकी हत्या के इरादे से प्रतिक्रिया करता है। जब ब्लडलुस्ट सक्रिय होता है तो आपकी शारीरिक शक्ति 400 जोड़ बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। आदित्य अपने काम से बहुत संतुष्ट था। फिर उसने अपने पास पड़ा लाल रंग का कवच उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिस्टम ने विवरण दिखा दिया। क्रिम्सन वॉयलॉक सेट मध्य 5 सितारा। विवरण: क्रिम्सन वॉयलॉक सेट एक प्रतिभाशाली भूत लोहार द्वारा बनाया गया था।
क्रिम्सन वॉरलॉक सेट राजाओं और सम्राटों के लिए बनाया गया था। कवच सेट एक विशेष अयस्क से बनाया गया था जो बिजली का संचालन कर सकता है और एक निश्चित सीमा तक क्षति को अवशोषित कर सकता है। एक प्रतिभाशाली 4 सितारा लोहार द्वारा करामात जोड़ने के बाद क्रिम्सन वॉरलॉक सेट की शक्ति को शुरुआती 5 सितारा से मध्य 5 सितारा तक बढ़ा दिया गया था। फंक्शन 1 क्रिम्सन भ्रष्टाचार। अपने दुश्मन पर हथियार से सफलतापूर्वक हमला करने से वह शापित हो जाएगा। उसे समय समय पर क्षति होगी। वॉरलॉक के सेट का पौराणिक आकर्षण। प्रतिद्वंद्वी द्वारा हथियार या निहत्थे हमले से प्राप्त प्रत्येक 10% क्षति के लिए प्रतिद्वंद्वी को एक श्राप दिया जाता है जो प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर लाल चमकदार आभा के साथ चिन्हित होता है। प्रत्येक श्राप प्रतिद्वंद्वी पर रक्तस्रावी प्रभाव डालता है और बढ़ता जाता है। प्रत्येक स्टैक। यह अभिशाप 5 सेकंड तक रहता है। हालांकि हर सफल हिट के साथ अभिशाप की समाप्ति ताज़ा हो जाती है। यह अभिशाप प्रभाव 3 तक हो सकता है। ये क्षमता उन साधकों के विरुद्ध काम नहीं करेगी जिनकी साधना शिखर 5वें क्रम से ऊपर है। फंक्शन 2 जीवन निकास। जब आपका स्वास्थ्य 75% तक गिर जाता है तो क्रिम्सन वॉरलॉक सेट लाइफ ड्रेन को सक्रिय कर देगा। जब लाइफ ड्रेन सक्रिय होता है तो हर बार जब प्रतिद्वंद्वी को हथियार या निहत्थे हमलों से नुकसान होता है तो आप अपने स्वास्थ्य का एक छोटा सा हिस्सा वापस पा लेंगे। आपके द्वारा पुनर्प्राप्त किए जाने वाले स्वास्थ्य की मात्रा सीधे आपके हमलों से आपके प्रतिद्वंद्वी को होने वाले नुकसान की मात्रा के समानुपाती होती है। फंक्शन 3 सुरक्षा। जिन साधकों की साधना 5वें क्रम से कम है उनके आक्रमण से होने वाली क्षति में 75% की कमी आएगी। सेफगार्ड 5वें क्रम या उससे उच्च क्रम के साधकों के विरुद्ध काम नहीं करेगा। संतुष्ट मुस्कान के साथ आदित्य ने क्रिम्सन वॉरलॉक आर्मर सेट को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। वह इस आर्मर सेट को इस युद्ध के दौरान पहनने वाला था। और अंत में हमारे पास यह है। आदित्य अपने हाथ में हल्के नीले रंग के घनाकार पेंडेंट को देखकर मुस्कुराया। उसके पेंडेंट पर रून लगभग न के बराबर थे। अगर कोई रून देखना चाहता है तो उसे बहुत करीब से देखना होगा। आदित्य ने अपने खाली समय में अपने पेंडेंट पर काम किया। पहले ये पेंडेंट एक प्रयोगात्मक उत्पाद के अलावा कुछ नहीं था। उसने इस कलाकृति को बनाने में अपने 4 स्टार रनमास्टर कौशल का इस्तेमाल किया। चूंकि वह युद्ध में जा रहा था इसलिए आदित्य ने इस कलाकृति का उपयोग करने का फैसला किया। इसलिए उसने इस पेंडेंट को थोड़ा संशोधित करने में 15 मिनट का समय लिया। पेंडेंट को हाथ में पकड़े आदित्य ने उसके विवरण को ध्यान से देखा। जीवन का टुकड़ा। शुरुआती 4 सितारा। विवरण एक सामान्य हल्के नीले रंग का क्यूबिक आकार का पेंडेंट जिसे रून सम्राट के कौशल का उपयोग करके एक आर्टिफैक्ट में बदल दिया गया है। अन्य 4 स्टार आर्टिफैक्ट के विपरीत इस आर्टिफैक्ट का केवल एक ही कार्य है। फंक्शन 1 मन रिकवरी सरणी। उसके क्यूबिक आकार के पेंडेंट पर एक छोटा सा मैना इकट्ठा करने वाला सरणी है। पेंडेंट का मुख्य कार्य आपकी मैना रिकवरी गति को बढ़ाना है। पेंडेंट आपकी मैना रिकवरी गति को 30% तक बढ़ा देता है। शॉर्ड ऑफ लाइफ मुझे जल्द से जल्द अपना मन वापस पाने में मदद करेगा। ये पेंडेंट युद्ध के मैदान में बहुत मददगार साबित होगा। आदित्य 7 समुद्रों के मुकुट का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था जब तक कि वह दुश्मनों द्वारा घेर न लिया गया हो और उसके पास कोई और विकल्प न हो। लेकिन आदित्य ने नहीं सोचा था कि वह किसी इतने मजबूत व्यक्ति का सामना करेगा। वर्तमान आदित्य किसी भी शीर्ष 5वें क्रम के साधक को नष्ट कर सकता है। वह बिना किसी समस्या के किसी भी शुरुआती 6ठे क्रम के साधक से भी मुकाबला कर सकता है। भले ही उच्च क्रम के साधक आदित्य से लड़ने की कोशिश करें, उनकी साधना को शिखर 5वें क्रम तक कम कर दिया जाएगा। इस दुनिया का कानून किसी भी उच्च क्रम के साधक को किसी भी निम्न क्रम के साधक पर हमला करने से रोकता है। आदित्य ने वह पेंडेंट गले में पहना हुआ था। जैसे ही वह खड़ा हुआ और अपना शरीर तानने लगा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दस्तक दस्तक। कौन है ये? आदित्य ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि कौन है। महाराज, मैं स्पेंसर हूँ। मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। अंदर आओ। स्पेंसर के पीछे वॉटसन भी अंदर चला गया। आदित्य ने वॉटसन को नहीं रोका क्योंकि बूढ़े आदमी की उपस्थिति की आवश्यकता थी। भले ही वह एक बटलर था, लेकिन उसका समृद्ध अनुभव उनकी मदद कर सकता है। इसके अलावा वॉटसन आदित्य का पहला ड्रैगनियन भी था। इसने उसे स्टारिन मिलिट्री के भीतर जनरलों के समान ही स्थान दिया। आदित्य एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने स्पेंसर और वॉटसन को टेबल के सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। यह आदित्य का निजी अध्ययन कक्ष था। सोफों के पीछे लकड़ी की अलमारियां थीं जिन पर कई पुरानी किताबें रखी थीं। इनमें से ज़्यादातर किताबें इतिहास, भूगोल और युद्ध की रणनीति के बारे में थीं। वॉटसन और स्पेंसर के चेहरे पर दिख रहे भावों से आदित्य को पहले से ही पता था कि स्पेंसर का पहला वाक्य क्या होने वाला है। महाराज, एकोनेक्सस साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। आदित्य ने स्पेंसर और वॉटसन से इस वाक्य की अपेक्षा करते हुए मुस्कुराया। कमरे का माहौल बदल गया क्योंकि आदित्य की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक ठंडी निगाह ने ले ली। तो ये यहाँ है। क्या कहा आपने? एकोनेक्सस सम्राट आपसे क्राउन प्रिंस को रिहा करने की मांग कर रहा है। उस समय क्राउन प्रिंस को मारने के बजाय आदित्य ने उसे जीवित रखा, लेकिन उसने क्राउन प्रिंस की खेती को नष्ट कर दिया था। किस बदले में? आदित्य ने पूछा। महाराज, सम्राट ने आपसे क्राउन प्रिंस को रिहा करने की मांग की है।
उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे, स्टारिन साम्राज्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट करने का साहस किया है। भले ही दुनिया जानती है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इकोनेक्सस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण मित्र है। स्टारिन साम्राज्य इकोनेक्सस साम्राज्य के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कुछ बोल्ड और अहंकारी शब्द हैं। वॉटसन सभी से खुश नहीं दिखे। अभी उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि इकोनेक्सस सम्राट के पास अपने अहंकार का समर्थन करने की शक्ति थी। ऐसा कहा जा रहा है, इकोनेक्सस सम्राट ने अपने सभी सहयोगियों के साथ बैठक के लिए बुलाया है। महामहिम, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। आदित्य ने गंभीर नज़र से अपना सिर हिलाया। उसे पहले से ही यह आभास था। इकोनेक्सस साम्राज्य का उद्देश्य स्टारिन साम्राज्य को कुचलना था। आदित्य द्वारा ड्रैगन स्लेयर गिल्ड पर हमला करने से पहले भी स्टारिन साम्राज्य और इकोनेक्सस साम्राज्य के बीच संबंध इतने अच्छे नहीं थे। दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रति तटस्थ रहे। स्टारिन साम्राज्य और इकोनेक्सस साम्राज्य के इतने अच्छे न होने का एक कारण इकोडोमिनियन साम्राज्य है। इकोनेक्सस साम्राज्य और इकोडोमिनियन साम्राज्य दोनों ही सदियों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता व्हाइट ड्रैगन किंग और ब्लैक ड्रैगन किंग के बीच की प्रतिद्वंद्विता से भी बड़ी थी। चूंकि इकोडोमिनियन साम्राज्य स्टारिन साम्राज्य का आधिकारिक सहयोगी था, इसलिए इकोनेक्सस साम्राज्य अपने दुश्मनों के दोस्तों के साथ सहयोगी नहीं बनने वाला था। स्टारिन साम्राज्य और इकोनेक्सस साम्राज्य के बीच संबंध इतने अच्छे न होने का एक और मुख्य कारण यह है कि डाइंग आइल महाद्वीप में स्टारिन साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इकोनेक्सस साम्राज्य डाइंग आइल महाद्वीप का ताज है। ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि यह पूरे महाद्वीप को नियंत्रित कर सकता था। स्टारिन साम्राज्य के तेजी से बढ़ते कद ने इकोनेक्सस साम्राज्य के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को खतरे में डाल दिया है। इकोनेक्सस साम्राज्य को डर था कि स्टारिन साम्राज्य उनकी जगह ले लेगा और जल्द ही डाइंग आइल महाद्वीप का अगला बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। उन्हें इस बात का भी डर था कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का दोस्त उनके प्रभुत्व को खत्म करने वाला है। अब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड और उनके युवराज के विरुद्ध स्टारिन साम्राज्य की कार्रवाइयों ने इकोनेक्सस साम्राज्य और उसके सहयोगियों को स्टारिन साम्राज्य को नष्ट करने का एक उचित बहाना दे दिया, इससे पहले कि वह एक ऐसा खतरा बन जाए जिसे वे संभाल नहीं सकते। ये तथ्य कि इकोनेक्सस साम्राज्य एक बैठक के लिए बुला रहा था, ये दर्शाता है कि वह स्टारिन साम्राज्य की सेना को हल्के में नहीं ले रहा था। वह कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इस बैठक का नतीजा स्टारिन साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। इकोनेक्सस साम्राज्य के पास अन्य महाद्वीपों से भी शक्तिशाली सहयोगी थे। यदि सभी सहयोगी स्टारिन साम्राज्य पर हमला करते हैं तो पूरा युद्ध एक तरफा लड़ाई बन जाएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। कल का अध्याय और अध्याय आने वाले हैं। बस इस उपन्यास को पावर स्टोन से सहारा देते रहिए। आप अपना समर्थन न केवल पावर स्टोन या उपहार या गोल्डन टिक के माध्यम से दिखा सकते हैं, बल्कि अपनी टिप्पणियों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 333 द ऑरेकल एलायंस आई मीटिंग का आह्वान। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 333 द ऑरेकल एलायंस आई मीटिंग का आह्वान। ताकतवर, अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 323 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। इस विशाल महल के क्षितिज पर 15 पतली गोल मीनारें स्थित हैं तथा वे बलुआ पत्थर से बनी बड़ी मजबूत दीवारों से जुड़ी हुई हैं। दीवारों पर असममित पैटर्न में कच्ची खिड़कियां बिखरी हुई हैं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखानों के लिए विभिन्न आकारों के छेद भी हैं। बड़े लकड़ी के दरवाजों वाला एक मध्यम दर्जे का द्वार, एक नियमित पुल तथा बड़ी बड़ी खड्डें इस ऊबड़ खाबड़ तटरेखा के साथ अंतिम गढ़ की रक्षा करती हैं तथा यह अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है, कम से कम महल की दीवारों को गिराए बिना। महल के द्वारों के बाहर कई बड़े घर बिखरे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अमीर लोग द्वारों के बाहर भी रहने में सहज हैं। ये महल अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यह आसानी से अपनी जगह पर खड़ा है और संभवतः आने वाले युगों तक ऐसा ही रहेगा। यह इकोनेक्सस सम्राट का महल था। ये नवनिर्मित महल क्राउन प्रिंस के लिए बनाया गया था। ये महल सम्राट द्वारा लुई को उस दिन उपहार के रूप में दिया जाने वाला था जिस दिन लुई सम्राट बनेगा, और वह दिन बहुत जल्द आने वाला था। मूल रूप से सम्राट ने लुई को 6 महीने के भीतर अगला सम्राट बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई थीं। लुई को पकड़ लिया गया और उनके सहयोगी पर हमला किया गया। ऑस्ट्रेंस शहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मूल रूप से सम्राट लुक्का मैकनील के आदेश के तहत पूरा ऑस्ट्रेंस शहर उन दिनों की तैयारी कर रहा था जब क्राउन प्रिंस आधिकारिक रूप से सम्राट बन जाएगा। पूरा शहर सजाया गया था। इस खुशी के अवसर पर सम्राट ने खाद्य उत्पादों पर कर भी कम कर दिया। लेकिन जब क्राउन प्रिंस के स्टारिन सम्राट द्वारा पकड़े जाने की खबर ऑस्ट्रेंस के कानों तक पहुंची तो ये सब खत्म हो गया। शहर और साम्राज्य का जश्न का माहौल गायब हो गया।
पूरे शहर का माहौल ठंडा और उदास हो गया। ऑस्ट्रेंस का मतलब है देवताओं से ऊपर का शहर। ऑस्ट्रेंस शहर इकोनेक्सस शहर की राजधानी है। ऑस्ट्रेंस शहर एक बीहड़ ज्वालामुखी की छाया में बनाया गया था और यह वास्तव में आश्चर्य का एक असाधारण प्रदर्शन है। इसकी अद्भुतता मामूली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि से मेल खाती है जिसने शहर को आज जैसा आकार देने में मदद की है। इन पहाड़ियों से प्राप्त संपदा का बहुत महत्व था, लेकिन जब बात वास्तुशिल्पीय डिजाइन की आती थी तो वे प्रभावशाली भी थीं, क्योंकि अधिकांश इमारतें उन्हीं पहाड़ियों की बहती हुई गोलाकार आकृतियों का अनुसरण करती हैं और समग्र सौंदर्य को जारी रखती हैं। ऑस्ट्रेंस में संस्कृति का विकास हो रहा है और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अनगिनत संस्कृतियों ने न केवल शहर के विकास पर बल्कि शहर की पहचान पर भी अपनी छाप छोड़ी है। ऐतिहासिक रूप से जो शहर साधारण लोगों का शहर था, वह अब सब कुछ का मिश्रण बन गया है और यही वह चीज़ है जो आज भी 8 मिलियन लोगों को एकजुट करती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बहुसांस्कृतिक पहचान ही है जिसने वास्तव में अपनी छाप छोड़ी है। सैकड़ों रियायती स्टॉल, थीम रेस्तरां और रेस्टोरेंट में पाक कला के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। इस बीच रॉयल कैसल के भीतर 10 ट्रैवर्टीन स्तंभों में से प्रत्येक को आधे से घेरे हुए विशाल अंगीठी सिंहासन कक्ष के अधिकांश भाग को रोशन करती हैं और हॉल को गर्म पीले रंग में रंग देती हैं। झुकी हुई छत पर स्वर्गदूतों और देवदूतों की पेंटिंग टिमटिमाती रोशनी में नृत्य करती हैं, जबकि संगमरमर के प्रतीक और स्मारक इस शाही हॉल के मेपल फ्लोर पर नीचे देखते हैं। सिंहासन से लेकर दरवाजों तक एक कारमाइन कालीन बिछा हुआ है और हॉल के दोनों ओर छोटे कालीन बिछाए गए हैं, जबकि दीवारों से चमकीली लटकन वाले चौकोर बैनर लटक रहे हैं। प्रत्येक बैनर के बीच मोमबत्तियों से भरी एक छोटी वेदी है, उनमें से लगभग सभी को जलाया गया है और बदले में उनके नीचे दुनिया के अन्य नेताओं के चित्रण को रोशन किया गया है। महत्वपूर्ण शाही क्षणों को दर्शाने वाली विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां बैनरों के समान ही कारमाइन रंग के पर्दों से घिरी हुई हैं। पर्दों को प्रभावशाली सुई के काम और सजे हुए सिरों से सजाया गया है। सोने की परत चढ़ी लकड़ी से बने भव्य द्वार के पीछे पत्थर से बना एक राजसी सिंहासन है तथा उसके साथ अतिथि गणमान्य व्यक्तियों के लिए 6 साधारण सी दिखने वाली कुर्सियां हैं। सिंहासन जटिल चिन्हों से ढका हुआ है और प्रत्येक चौड़े पैर पर एक क्रिस्टल खंजर लगा हुआ है। आरामदायक तकिए गहरे कारमाइन रंग के हैं और इन्हें भी अलंकृत चिन्हों से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम को सुन रहे हैं, वे हल्के से रोशन ओक बेंचों की बहुतायत पर ऐसा कर सकते हैं, जो सभी पंक्तियों में पूरी तरह से संरेखित हैं। उच्च पद वाले लोग इसके बजाय नीचे की बेंचों के सामने भव्य मेज़ानाइन में सीटें ले सकते हैं। एक साधारण सफ़ेद टी शर्ट और काली पैंट पहने एक आदमी पत्थर के शाही सिंहासन पर बैठा था और अपने शरीर को गहरे रंग के कारमाइन तकियों पर टिकाए हुए था। वह आदमी सांवला था। अपने साधारण ढीले कपड़ों के नीचे उसके मांसल शरीर पर पुराने निशान थे। 6 फीट 6 इंच की ऊंचाई पर खड़ा उसका तन और मांसल शरीर उसे एक जानवर की तरह दिखता था, भले ही वह एक इंसान था। उसकी डरावनी आंखें और उसका स्थिर चेहरा उसे दुर्गम बनाता था। उस आदमी के शरीर के चारों ओर एक शासक की आभा थी। उसकी इस आभा ने इस साम्राज्य के रईसों के लिए भी सम्राट के सामने कांपना मुश्किल कर दिया था। यह इकोनेक्सस साम्राज्य का सम्राट था। उसका नाम लुक्का मैकनील था। वह खतरनाक सम्राट जो पूरे डाइंग आइल महाद्वीप को नियंत्रित करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय सम्राट के चेहरे पर अधीरता का भाव था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पतन और उसके बेटे को इस्तारिन साम्राज्य द्वारा ले जाने की खबर ने सम्राट को नाराज कर दिया था। फिलिप, क्या तुमने मेरे शब्द इस्तारिन साम्राज्य को भेजे? लुक्का ने अपने प्रधानमंत्री फिलिप से पूछा। महाराज, अब तक आपके शब्द इस्तारिन सम्राट के कानों तक पहुंच गए होंगे। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी ठंडी मुस्कान से कुछ सलाहकारों का खून ठंडा हो गया। जब भी बादशाह ने अपने चेहरे पर इस तरह की मुस्कान दिखाई है, तब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सलाहकारों को इस्तारिन साम्राज्य और इस्तारिन सम्राट पर दया भी आई। फिलिप, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा अभी भी जीवित है? लुक्का अपने पहले बच्चे से बहुत प्यार करता था। हालांकि सम्राट के कई बेटे और बेटियां थीं, लेकिन लुई हमेशा उसका सबसे पसंदीदा रहा। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि लुई को सम्राट का इतना समर्थन क्यों था। सम्राट लुई को व्यक्तिगत रूप से खेती के बारे में सिखाने तक चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है जो उसने अपने अन्य बच्चों के लिए किया हो। सम्राट ने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने और साम्राज्य का प्रबंधन करने के लिए सावधानीपूर्वक पाला है ताकि लुक्का आराम कर सके। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखने के बावजूद लुक्का की उम्र 700 जोड़ वर्ष से अधिक थी। लुक्का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा था। वह और इकोनेक्सस साम्राज्य अपने सतर्क और धूर्त स्वभाव के कारण जीवित रहने और डाइंग आइल महाद्वीप की महाशक्ति बनने में कामयाब रहे। महाराज, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि इस्तारिन सम्राट भी महामहिम को कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिलिप और लुक्का को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आदित्य ने क्राउन प्रिंस की साधना को पनडुब्बी बना दिया है, और हर बीतते पल के साथ उसकी तकलीफें बढ़ती ही जा रही थीं। 2 ड्रैगनियन लगातार क्राउन प्रिंस को प्रताड़ित कर रहे थे। सम्राट दूसरे सम्राटों के आने का इंतजार कर रहा था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि कोई भी ताकत जो इकोनेक्सस साम्राज्य या उसके किसी भी सहयोगी के साथ खिलवाड़ करती है, उसे पूरे गठबंधन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। गठबंधन का मुखिया इकोनेक्सस साम्राज्य था। अगर मुझे ये खबर न मिली होती तो मैं इस मीटिंग के लिए नहीं बुलाता।
अपने बेटे के अपहरण की खबर के साथ साथ लुक्का को ये भी खबर मिली कि कैसे स्टालिन साम्राज्य ने एक ही रात में 3 पश्चिमी साम्राज्यों को हरा दिया और उन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। इस खबर ने साम्राज्य को बहुत परेशान कर दिया। लुक्का मूर्ख नहीं था, अगर वह मूर्ख होता तो वह 700 जोड़ तक जीवित नहीं रहता। समाचार सुनकर उसे पता था कि उसे एक बार फिर से स्टालिन साम्राज्य की सैन्य शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टालिन साम्राज्य पर हमला करने की योजना रद्द कर दी गई। यह मान लेना गलत नहीं होगा कि मौजूदा स्टालिन साम्राज्य एक डोमिनियन साम्राज्य से भी ज़्यादा मजबूत है। अगर ऐसा है तो स्टालिन साम्राज्य से अकेले लड़ने से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऑरिकल एलायंस का इस्तेमाल करके स्टालिन साम्राज्य से लड़ना बेहतर होगा। लुक्का जानता था कि एक बार इकोनेक्सस साम्राज्य अपनी ताकत खो देगा तो वह अपनी स्थिति और वर्तमान में उसके पास मौजूद शक्तियों को खो देगा। ये कुछ ऐसा था जिसे लुक्का हर कीमत पर टालना चाहता था। इसलिए वह इस युद्ध को लड़ने के लिए ऑरिकल एलायंस का इस्तेमाल करने जा रहा था। ऑरिकल एलायंस 11 साम्राज्यों और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बीच बना एक गठबंधन था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड एलायंस का एक अनौपचारिक सदस्य था। इकोनेक्सस एम्पायर ने अपनी सुरक्षा के लिए ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को गठबंधन में शामिल किया। एलायंस के सदस्यों को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से लाभ हुआ, इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऑरिकल एलायंस का मुखिया इकोनेक्सस एम्पायर था। यह एक ऐसा गठबंधन है जो इकोनेक्सस एम्पायर के दोस्तों के बीच बना था। ऑरिकल एलायंस इकोनेक्सस एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत थी और इकोनेक्सस एम्पायर ऑरिकल एलायंस के सदस्यों की सबसे बड़ी ताकत थी। पूरा गठबंधन एक तरफा प्रभुत्व की तरह था। बाकी 10 साम्राज्यों को इकोनेक्सस एम्पायर की बात माननी ही थी, चाहे कुछ भी हो। यदि कोई भी पार्टी, गुट, साम्राज्य, राज्य, राजवंश या विदेशी शक्ति गठबंधन के किसी भी सदस्य पर हमला करती है तो ऑरिकल एलायंस का हर दूसरा सदस्य लड़ने के लिए अपनी सेना तैनात करेगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 334 ऑरिकल एलायंस द्वितीय सम्राटों की बैठक। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 334 द ऑरिकल एलायंस 2 सम्राटों की बैठक। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुछ घंटे पहले लुक्का ने व्यक्तिगत रूप से गठबंधन के सदस्यों को 11 पत्र लिखे थे जिसमें उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया था। बेशक लुक्का जानता था कि वह गठबंधन के सदस्यों को आपातकालीन बैठक के लिए इकट्ठा होने के लिए मजबूर करके एक अनुचित अनुरोध कर रहा था। सम्राट अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। यह उसके बेटे के बारे में था। लुक्का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। महाराज, सभी लोग आ गए हैं। वे आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर लुक्का ने अपनी आंखें खोलीं। उसने फिलिप की ओर देखा। चलो चलें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस दौरान इकोनेक्सस साम्राज्य के भीतर राजधानी से दूर एक छोटे से द्वीप पर एक बड़ी हवेली थी। ये पूरा छोटा द्वीप एक खास जगह है। केवल ऑरिकल एलायंस के सदस्य ही इस द्वीप पर आ सकते हैं। ये हवेली वह जगह है जहां ऑरिकल गठबंधन की सभी बैठकें और बातचीत हुई। इस द्वीप पर स्थित हवेली इतनी बड़ी थी कि इसमें लगभग 500 लोग रह सकते थे। लिविंग रूम में एक बड़ी गोल मेज थी। गोल मेज के चारों ओर 11 कुर्सियों में से 10 कुर्सियां भरी हुई थीं। सभी लोग आ चुके हैं। केवल इकोनेक्सस एम्पायर नहीं आया है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अन्य सम्राटों के लिए यह बहुत अपमानजनक था। चूंकि इकोनेक्सस सम्राट ही वह व्यक्ति है जिसने इस आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया था, उसे सबके सामने आना चाहिए था, लेकिन वह देर से आया। ये पहली बार नहीं था जब लुक्का ऐसा कर रहा था। वास्तव में गठबंधन में हर कोई जानता था कि लुक्का केवल लाभ के लिए उनका उपयोग कर रहा था। सभी ने ऐसा होने दिया क्योंकि उन्हें भी इस गठबंधन में शामिल होने से कई लाभ मिले। मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे कि यह आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई गई थी। सोकोत्रा देश के सम्राट ने दूसरों से पूछा। ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस लुइस को पकड़ लिया गया है। साथ ही हमारे एकमात्र गैर आधिकारिक सहयोगी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को भी नष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि हमारे दुश्मन ने एक ही रात में 3 पश्चिमी साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों साम्राज्यों को हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी। दुश्मन ने सबसे पहले अपने 5वें क्रम के साधकों को मार गिराया और निचले क्रम के साधकों को ड्रैगनियन की दया पर छोड़ दिया। अंत में इन शब्दों को सुनकर कुछ लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जबकि अन्य लोग शांत रहे क्योंकि वे पहले से ही यह बात जानते थे। मौन। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। कोई भी नहीं बोला। सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। खासतौर पर उन सम्राटों के हैरान चेहरे देखने में मज़ेदार थे। करीब 5 मिनट बाद खाली कुर्सी के बगल में बैठे आदमी ने अपनी दाईं ओर देखा और कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या आप एक ही रात में ठीक यही काम कर सकते हैं? वर्मिलियन साम्राज्य के सम्राट लोगन हुसैन ने पूछा।
ये सवाल माउंटेन लाइट एम्पायर के सम्राट से पूछा गया था। ये सवाल सुनकर सम्राट ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे साम्राज्य के लिए एक ही रात में ऐसा कुछ कर पाना बिल्कुल असंभव है। दुश्मन को सचेत किए बिना साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करना, भले ही माउंटेन लाइट एम्पायर अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर ले, फिर भी वह इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन को सचेत किए बिना 3 साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने की बात तो भूल ही जाए, लेकिन वैलेंटाइन को यकीन नहीं था कि वह अपनी सेना को दुश्मन के शहरों तक ले जा पाएगा या नहीं। भले ही कुछ सम्राटों को यह स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन सच्चाई बहुत स्पष्ट थी। चाहे वे इसे कितना भी नकारने की कोशिश करें, सच्चाई फिर भी वहीं रहेगी। स्टारिन साम्राज्य बहुत मजबूत था, शायद इकोनेक्सस साम्राज्य जितना ही मजबूत। कुछ सम्राटों ने गुप्त रूप से सोचना शुरू कर दिया कि स्टारिन साम्राज्य इकोनेक्सस साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे संदेह है कि स्टारिन साम्राज्य महीनों से इस आक्रमण की योजना बना रहा है। अन्यथा वे अपने सैनिकों को दुश्मन के शहरों में बिना उन्हें सचेत किए कैसे ला सकते हैं। इस तरह के आक्रमण के लिए प्रत्येक शहर के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। किसी ने दुश्मन का पक्ष लिया होगा। सभी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यह एकमात्र संभव और उचित स्पष्टीकरण था जो वे दे सकते थे। ये सोचना कि यह सब एक ऐसे युवक ने हासिल किया जो सिर्फ 19 साल का है, यह मुझे अपने पूरे जीवन में खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। मैंने अपने पूरे जीवन में क्या किया? मैंने माउंटेन लाइट साम्राज्य पर 100 से ज़्यादा सालों तक राज किया है, फिर भी मैं वह सब हासिल नहीं कर पाया जो स्टारिन सम्राट ने सिर्फ 9.5 महीनों में हासिल किया है। कुछ सम्राट इतने घमंडी होते हैं कि वे इस तरह की बात को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन माउंटेन लाइट सम्राट उन सम्राटों से अलग थे। सांस, ये सुनकर दूसरे सम्राट भी उदास और अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि दूसरों के सिर पर दोष डालने के बजाय यह उनकी गलती थी। जरा सोचो, अगर स्टारिन सम्राट 100 साल तक स्टारिन साम्राज्य पर राज करने में कामयाब हो जाए तो उसे कितनी सफलता मिलेगी। ये सुनकर सभी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये कुछ ऐसा था जो उनकी कल्पना से परे था, लेकिन वे एक बात पक्के तौर पर जानते थे, और वह ये कि पूरी दुनिया की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। हम ऐसी बेकार चीज़ की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैलेंटाइन, मुझे मत बताओ कि तुम डरे हुए हो, मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर के सम्राट ने पूछा। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर इकोनेक्सस एम्पायर का पड़ोसी है। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का सम्राट, जिसका नाम रीज गिलियम था, इकोनेक्सस एम्पायर का नंबर 1 चाटुकार था। कुछ लोग गुप्त रूप से उसे चाटुकार सम्राट भी कहते थे। इकोनेक्सस एम्पायर और ऑरेकल एलायंस के साथ खिलवाड़ करने के बाद स्टारिन एम्पायर वहां नहीं रहेगा। चाहे उस बदमाश में कितनी भी क्षमता हो या फिर मौजूदा स्टारिन एम्पायर कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह मत भूलो कि उसे पूरे ऑरेकल एलायंस का सामना करना पड़ेगा। रीज ने जो शब्द कहे थे उनका दूसरों पर भी असर हुआ। रीज के शब्द सुनकर दूसरे सम्राटों के चेहरे खिल उठे। इकोनेक्सस सम्राट, महामहिम लुक्का आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सम्राट इकोनेक्सस सम्राट का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। क्लिक करें। गार्ड ने विनम्रता से लुक्का के लिए दरवाज़ा खोला। सभी 11 सम्राटों के विपरीत लुक्का ने जो पोशाक पहनी थी वह उसे एक आम आदमी की तरह दिखती थी, लेकिन किसी ने भी उसे नीची नज़र से देखने या उसके कपड़ों पर किसी भी शब्द पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। राजघरानों और रईसों की नज़र में इस तरह के कपड़े कचरा हैं। वे इसे नहीं पहनेंगे, भले ही उन्हें नग्न रहना पड़े। कोई भी समझ नहीं सकता कि लुक्का ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने। लुक्का हमेशा से ऐसा ही रहा है। आदमी को इस तरह के कपड़े पहनना पसंद था, यहाँ तक कि विशेष अवसरों पर भी कोई भी उसे औपचारिक कुछ भी नहीं पहना सकता। लुक्का बैठक कक्ष में चले गए। उनके पीछे प्रधानमंत्री फिलिप भी आए। सम्राट और उनके प्रधानमंत्री, जो पीछे खड़े थे, लुक्का का अभिवादन करने वाले थे जब उसने भौहें सिकुड़ते हुए उन्हें रुकने का संकेत दिया। लुक्का अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सभी को भी बैठने का संकेत दिया। आज के लिए हम अभिवादन और औपचारिकताओं को पीछे छोड़ सकते हैं। चलो हमारी चर्चा के मुख्य विषय पर आते हैं। लुक्का ने सभी की प्रतिक्रियाओं को देखा। लुक्का देख सकता है कि यहाँ कुछ लोग उससे असंतुष्ट थे, लेकिन वह परवाह नहीं कर सकता था। सालों से इन मूर्खों ने लुक्का और उसके इकोनेक्सस साम्राज्य से लाभ उठाया है। इस गठबंधन को बनाने से इकोनेक्सस साम्राज्य की तुलना में इन मूर्खों को अधिक मदद मिली है। स्टारिन साम्राज्य से निपटने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक के साथ चीज़ों को सुलझा लूंगा। लुक्का विशेष रूप से माउंटेन लाइट साम्राज्य और सम्राट लेटन वैलेंटाइन से नाखुश था। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि मैंने यह आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है। सभी ने सिर हिलाया। चूंकि सभी को कारण पता था, इसलिए लुक्का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे मुख्य विषय पर चला गया। अच्छा, इस बार हमारा दुश्मन स्टारिन साम्राज्य है। पिछले 9.5 महीनों में एक 19 वर्षीय युवक के शासन में पूरा स्टारिन साम्राज्य बदल गया है। इस बार हमारा दुश्मन एक बुद्धिमान, चालाक, मजबूत और निर्दयी व्यक्ति है। स्टारिन सम्राट को खतरनाक बनाने वाली चीज़ उसकी ताकत या साम्राज्य के पास मौजूद ड्रैगनियन नहीं है। यह उसकी चालाकी और गणनात्मक प्रकृति है जो उसे खतरनाक बनाती है। हर साम्राज्य या राज्य जिसने इस आदमी को गिराने की कोशिश की है वह विफल रहा है। दस्तक दस्तक, किसी को अपनी मीटिंग में बाधा डालते हुए सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गए।
खास तौर पर लुक्का को ऐसा लग रहा था कि वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने उसे बीच में रोकने की हिम्मत की। फिलिप, प्रधानमंत्री ने तुरंत मामले को अपने हाथों में ले लिया। मैं उससे निपट लूंगा, कृपया जारी रखें। लुक्का ने सिर हिलाया जबकि फिलिप बैठक कक्ष से बाहर चला गया। जैसा कि मैं कह रहा था, आदित्य वाकई खतरनाक है। कल रात उसने 3 पश्चिमी साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। इस आदमी को बढ़ने देना उसे और भी खतरनाक बना देगा। जल्दी या बाद में उसका हित हमारे हितों से टकराएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को इसे नष्ट करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को एकजुट करना चाहिए। महाराज, लुक्का ने गुस्से में फिलिप को घूरा। हालांकि फिलिप के चेहरे के भाव से लुक्का को पता चल गया था कि उनके प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें बीच में रोकने के पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 335 ऑरेकल एलायंस 3। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 335 ऑरेकल एलायंस 3। ताकतवर। अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 267 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि मैं कह रहा था, आदित्य वाकई खतरनाक है। कल रात उसने 3 पश्चिमी साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया। इस आदमी को बढ़ने देना उसे और भी खतरनाक बना देगा। जल्दी या बाद में उसका हित हमारे हितों से टकराएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को इसे नष्ट करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को एकजुट करना चाहिए। महाराज, फिलिप के चेहरे के भाव से लुक्का को पता चल गया कि उनके प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें बीच में रोकने के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। सांस। लुक्का ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाया। क्या है? सम्राट की ठंडी आवाज़ सुनकर फिलिप के पैर डर से कांपने लगे। लेकिन उसे अभी भी यह कहना था, नहीं तो यहाँ बैठे सभी लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। अभी अभी एक योगिनी ने एक पत्र दिया है। ये पत्र सेलेस्टियल टेरन से आया है। सेलेस्टियल टेरन का नाम सुनकर, चाहे वह कोई भी हो, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उस पल सभी को पता था कि सेलेस्टियल टेरन के पत्र को अनदेखा करना मौत को उन्हें मारने के लिए आमंत्रित करने के समान होगा। यहाँ तक कि लुक्का या ऑरेकल एलायंस ने भी सेलेस्टियल टेरन के सामने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। फिलिप की बातें सुनकर लुक्का के चेहरे पर भाव बदल गए। लुक्का को समझ नहीं आ रहा था कि सेलेस्टियल टेरन अचानक ऑरेकल एलायंस को पत्र क्यों भेजेगा। ऐसा पहली बार हुआ था। ऑरेकल एलायंस और सेलेस्टियल टेरन के बीच का रिश्ता कुछ खास नहीं था। कोई भी सदस्य सेलेस्टियल टेरन के इतने करीब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेकल एलायंस के सदस्यों और सेलेस्टियल टेरन के बीच का रिश्ता निर्यात और आयात तक ही सीमित था। लुक्का ने चिंतित होकर अपने मन में सोचा। अतीत में लुक्का ने कई बार एल्वेन महारानी से दोस्ती करने की कोशिश की है, जो प्रकृति की देवी की माँ भी हैं। लेकिन उन सभी बार लुक्का के प्रयास विफल हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब लुक्का प्रकृति की देवी और अपने बेटे लुइस के बीच सगाई का प्रस्ताव रखना चाहता था। लुक्का ने सगाई के बारे में चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेलेस्टियल टेरन का दौरा किया और एल्वेन महारानी से मुलाकात की। उसने महारानी को उन अनगिनत लाभों के बारे में बताने की कोशिश की जो दोनों पक्षों को उनकी सगाई से मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट के भीतर लुक्का को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी लुक्का को एल्वेन महारानी के चेहरे पर वह भयानक भाव याद है जब उसने सगाई के बारे में बात की थी। भले ही उस दिन लुक्का का अपमान किया गया हो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। भले ही वह पूरे ऑरेकल एलायंस का उपयोग करके सेलेस्टियल टेरन पर हमला करे, फिर भी वह एल्वेन महारानी के खिलाफ हार जाएगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि एल्वेन महारानी के पास मुख्य महाद्वीप में शक्तिशाली समर्थन था। सेलेस्टियल टेरन एल्व्स का घर था। पूरा महाद्वीप एक ऐसी जगह है जहां एल्व्स रहते थे, अन्य जातियां वहां नहीं रहतीं। शुरू से ही सेलेस्टियल टेरन ने बाहरी ताकतों के साथ न्यूनतम संबंध बनाए रखे हैं। एल्वेन महारानी और सेलेस्टियल टेरन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनके महाद्वीप के बाहर क्या हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुक्का पहला व्यक्ति नहीं था जिसने सेलेस्टियल टेरन से दोस्ती करने और उनका सहयोगी बनने की कोशिश की। उनमें से हर कोई असफल रहा। यह एक सौभाग्य की बात थी कि सेलेस्टियल टेरन बाहरी दुनिया के लिए बंद नहीं था। बाजार में मौजूद लगभग 99% जादुई फल सेलेस्टियल टेरन से आते थे। सेलेस्टियल टेरन में वह सब कुछ था जो एक साम्राज्य को सुपर साम्राज्य बनने के लिए चाहिए था। चूंकि सेलेस्टियल टेरन ने ऑरेकल एलायंस को एक पत्र भेजा है, इसका मतलब है कि मामला कोई साधारण बात नहीं थी। किसी बड़ी बात ने उन्हें यह पत्र यहाँ भेजने के लिए मजबूर किया होगा। लुक्का ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन उसी वाक्य को पढ़ते पढ़ते लुक्का का मुंह सूख गया। यदि कोई भी पेरेग्रीन इंपीरियम डाइंग आइल महाद्वीप के मामलों में सीधे तौर पर शामिल हो जाता है, तो सेलेस्टियल टेरन के पास इस युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लुक्का को जमी हुई देखकर दूसरे लोग हैरत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बीच फिलिप ने भी वाक्य पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से नीचे गिरने लगीं। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो फिलिप का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था।
पत्र में क्या लिखा है? वर्मिलियन साम्राज्य के सम्राट लोगन हुसैन ने पूछा। यदि कोई विदेशी साम्राज्य सीधे तौर पर डाइंग आइल महाद्वीप के मामलों में शामिल हो जाता है तो सेलेस्टियल टेरन के पास भी इस युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सुनकर न केवल फिलिप बल्कि अन्य सम्राटों के भी पसीने छूटने लगे। कुछ सम्राट और उनके प्रधानमंत्री डर के मारे कांपने लगे। मौन, पूरा मीटिंग रूम जानलेवा सन्नाटे में डूब गया। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। ये सुनकर कि सेलेस्टियल टेरन लुक्का से कह रहा था कि इस मामले में किसी विदेशी साम्राज्य को शामिल न किया जाए, 6 विदेशी साम्राज्य जो ऑरेकल एलायंस का हिस्सा थे, राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि जब तक वे इस युद्ध में भाग नहीं लेते तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। एक तरह से यह अच्छी खबर थी। 6 विदेशी साम्राज्य पहले से ही लुक्का की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब सेलेस्टियल टेरन के शब्दों ने उन्हें इस युद्ध में शामिल न होने का सही बहाना दे दिया। वे इस्तारिन सम्राट को जानते भी नहीं थे। 6 सम्राटों को इस निरर्थक युद्ध में शामिल होने में कोई लाभ नहीं दिख रहा था। अगर वे जीत भी जाते तो भी इकोनेक्सस साम्राज्य को ही सारा लाभ मिलता। अंत में वे बस अपने संसाधनों और अपने सैनिकों को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे होंगे। इस बीच डाइंग आइल महाद्वीप से संबंधित अन्य 5 साम्राज्य बहुत चिंतित थे। सेलेस्टियल टेरन के शब्दों ने उन्हें इस्तारिन साम्राज्य और सेलेस्टियल टेरन के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। जहां तक मुझे पता है, न तो इस्तारिन सम्राट और न ही सेलेस्टियल टेरन ने एक दूसरे से कोई संपर्क किया था। अचानक सेलेस्टियल टेरन इस्तारिन साम्राज्य की खातिर हमें धमकी देने को कैसे तैयार हो गया? रीस गिलियम, जो मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर का सम्राट था, उसने खुद से यह सवाल पूछा। अगर ऑरेकल एलायंस के आधे से ज्यादा सदस्यों को इस युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये हम पर ज्यादा दबाव डालेगा। ये हमें ज्यादा सैनिकों को तैनात करने और ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेगा। पहले मैं युद्ध के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि सभी सदस्य एक साथ लड़ने जा रहे थे। इसका मतलब था कि इस युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी संसाधन और सैनिक नगण्य होंगे। लेकिन अब लुक्का को उम्मीद है कि हम चारों उसे बाकी 6 साम्राज्यों के बदले में वो सारी मदद देंगे जो हम दे सकते हैं। एक और बात जो वह जानता था वह ये थी कि जब युद्ध शुरू होगा तो वह और उसका साम्राज्य इस्तारिन साम्राज्य का दुश्मन बन जाएगा। और आदित्य के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा था उससे पता चला कि वह आदमी एक ऐसा व्यक्ति था जो द्वेष रखता था। अचानक वह भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह लुक्का से यह नहीं कह सकता था। ऑरेकल एलायंस इस आधार पर बनाया गया था कि अगर एक या कई सदस्यों पर दुश्मन द्वारा हमला किया जाता है तो सभी सदस्य अपनी सेना तैनात करेंगे। वर्तमान स्थिति में कई सम्राटों ने देखा कि उनके संसाधन और सेना लुक्का द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। काफी देर की खामोशी के बाद लुक्का ने बातचीत को आगे बढ़ाया। इस पत्र में कहा गया है कि विदेशी गठबंधन साम्राज्य सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप 6 लोग युद्ध के मैदान में अपनी सेना नहीं भेज पाएंगे। ये सुनकर सभी 6 सम्राट मन ही मन खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी 6 सम्राट मन ही मन एल्वेन महारानी का बार बार धन्यवाद कर रहे थे। हालांकि लुक्का के अगले शब्दों ने उनके चेहरे बदल दिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 6 लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद नहीं कर सकते। चूंकि आप 6 लोग अपनी सेना नहीं भेज सकते, इसलिए आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से धन, भोजन, उपकरण, तोप, कवच और हथियारों से हमारी मदद कर सकते हैं। अभी उनके चेहरे बहुत बदसूरत लग रहे थे, मानो वे रोना चाहते थे लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। मानो किसी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो और उनके चेहरे लाल हो गए हों। वे ऐसी स्थिति में हैं जहां वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने एक भी शब्द कहा तो उनका साम्राज्य गहरे संकट में पड़ जाएगा। इस बीच लुक्का के शब्दों ने बाकी 4 साम्राज्यों को खुश कर दिया था। चारों सम्राट बाकी 6 के बदसूरत चेहरों को घूरते हुए मुस्कुरा रहे थे। अच्छा काम किया, वे चारों मन ही मन लुक्का की तारीफ कर रहे थे और तरह तरह के चापलूसी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये तय हो गया। किसी को भी अपनी बात पर आपत्ति न करते देख लुक्का ने संतुष्ट भाव से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपत्ति कर सकता है या कोई विरोध दिखा सकता है। जब लुक्का यहाँ है तो बिल्कुल नहीं। फिलिप, मुझे आशा है कि आपने बैठक की तैयारी कर ली होगी। फिलिप ने अपना सिर हिलाया। महाराज, दर्पण पहले ही इस्तारिन साम्राज्य को सौंप दिया गया है। अच्छा, सब कुछ ठीक कर लो, मैं उस कमीने का चेहरा देखना चाहता हूँ। जहाँ तक सेलेस्टियल टेरन से आए पत्र का सवाल है, लुक्का को बाद में इसकी चिंता होने वाली थी। अगर सेलेस्टियल टेरन वाकई इस्तारिन साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था तो पत्र में एल्वेन महारानी ने उन्हें इस्तारिन साम्राज्य पर हमला न करने की चेतावनी दी होती। लेकिन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि किसी भी विदेशी साम्राज्य को इस युद्ध में सीधे शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब यह था कि सेलेस्टियल टेरन इस्तारिन साम्राज्य या किसी भी चीज़ की रक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री, बस 1 महीने में नए बाल, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल सही नेचुरल उपाय। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 336 सर्वदर्शी दर्पण आई। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 336 सब कुछ देखने वाला दर्पण आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबकी निगाहों के सामने दो गार्डों ने 2 मीटर का एक आईना खरीदा था। आईने को दीवार के सामने इस तरह लगाया गया था कि मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई उसे साफ साफ देख सके। फिलिप ने लुक्का की ओर देखकर चुपचाप ऑरेकल एलायंस लीडर की स्वीकृति मांगी, जिस पर लुक्का ने अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। ड्रैगन पैलेस में आदित्य अपने सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन के बगल में काले रंग का एडमांटाइट डूमब्लेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। काली तलवार को देखते हुए लोग महसूस कर सकते थे कि इस तलवार में हिंसक हत्या का इरादा दबा हुआ है और बाहर आने का इंतजार कर रहा है। आदित्य अपनी नियमित पोशाक में था। हालांकि वॉटसन ने आदित्य को बैठक से पहले तैयार होने और क्राउन पहनने की सलाह दी थी, लेकिन ड्रैगन सम्राट ने उसकी बात नहीं मानी। ये लोग इसके लायक नहीं हैं। जब आदित्य जानता है कि इस मीटिंग में उसे धमकाया जाएगा, तो इन लोगों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार क्यों करना। लुक्का शायद आदित्य पर दबाव बनाने के लिए ऑरेकल एलायंस का इस्तेमाल करने वाला था और उसे अपने बेटे को सौंपने के लिए कहेगा। वॉटसन और स्पेंसर आदित्य के सामने खड़े थे। वॉटसन के हाथ में एक चमकीला गोलाकार का क्रिस्टल था। ये क्रिस्टल वॉटसन को इकोनेक्सस एम्पायर के दूत ने दिया था। इस चमकते क्रिस्टल का संकेत ये था कि अब मीटिंग शुरू होने वाली थी। वॉटसन ने आदित्य की ओर देखा और उसकी मौन स्वीकृति मांगी, जिस पर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। बिना एक सेकंड बर्बाद किए पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी हथेलियों में चमकते क्रिस्टल में अपना मन डाला। जैसे ही उनका मन क्रिस्टल तक पहुंचा, गोल आकार का क्रिस्टल तैरने लगा। ये देखकर स्पेंसर और वॉटसन पीछे हट गए, जबकि गोल आकार का क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। क्रिस्टल से आने वाली तेज रोशनी तेज हो गई। अगले ही पल पूरे सिंहासन कक्ष में फैली हुई तीव्र चमक फीकी पड़ने लगी। क्रिस्टल ने अपना आकार बदल लिया था और 2 मीटर लंबे पतले कांच में बदल गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खेलें और 1 करोड़ जीतें। खेलें और 1 करोड़ जीतें। FUN 88 भारत का सबसे भरोसेमंद मंच। फन 88। आदित्य ने अपनी आंखें सिकुड़कर शीशे पर दिखाई देने वाले 22 चेहरों को देखा। 22 चेहरों में से आदित्य ने कुछ को पहचान लिया, क्योंकि वॉटसन ने उसे उनके चित्र दिखाए थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि इकोनेक्सस सम्राट कौन था। इकोनेक्सस सम्राट कैसा दिखता था, लेकिन उस आदमी की अनोखी आभा से ही आदित्य यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि इकोनेक्सस सम्राट कौन था। ये वही आदमी था जो बीच में बैठा था। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जिसके बारे में आदित्य ने अनुमान लगाया कि वह इकोनेक्सस साम्राज्य का प्रधानमंत्री है। तो ऑरेकल एलायंस का हर सदस्य अपने प्रधानमंत्री के साथ यहाँ है। आदित्य ने हर चेहरे को देखते हुए सोचा। उसकी तेज याददाश्त की वजह से उसके लिए इन चेहरों को एक बार देखना ही जिंदगी भर याद रखने के लिए काफी था। सब कुछ देखने वाला दर्पण। पीक चार्ट स्टार विवरण। एक रहस्यमय कलाकृति जो एक पुराने खंडहर में मिली थी। इस कलाकृति की उत्पत्ति आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कलाकृति उन नायकों में से एक की थी जिन्होंने राक्षसों को हराया था और अंततः क्रूरता युग का अंत किया था, जबकि कुछ का दृढ़ विश्वास है कि यह रहस्यमय कलाकृति दानव कमांडरों में से एक की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह रहस्यमय कलाकृति क्रूरता युग से पहले भी अस्तित्व में थी और उस समय की महाशक्तियों में से एक की थी। 1 लाख वर्षों में इस रहस्यमय कलाकृति की गुणवत्ता और कई कार्य नष्ट हो गए, जिसके परिणामस्वरूप इस कलाकृति की रैंक 5 स्टार से गिरकर 4 स्टार तक पहुंच गई। ऑल सीइंग मिरर के मुख्य कार्यों में से एक उपयोगकर्ता को इस ग्रह पर कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति देना था। इस शक्तिशाली कलाकृति का मुख्य कार्य खो गया है। फंक्शन 1 ऑल सीइंग मिरर का उपयोग करके 2 पक्ष एक दूसरे को देख सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, भले ही दोनों पक्ष महाद्वीपों से दूर हों। ऑल सीइंग मिरर में 10 गोल आकार के क्रिस्टल ऑर्ब्स हैं। जब तक दूसरे पक्ष के पास क्रिस्टल ऑर्ब्स में से एक है, तब तक दूसरा पक्ष पहले फंक्शन का उपयोग करने में सक्षम होगा। फंक्शन 2 ऑल सीइंग मिरर 5वें क्रम के तहत किसी भी भ्रम को देख सकता है। आदित्य को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इकोनेक्सस सम्राट या कोई अन्य सम्राट क्या पोशाक पहनता था। उसे किसी भी प्रधानमंत्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही बात लुक्का के लिए भी कही जा सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88। वॉटसन और स्पेंसर दूसरी ओर से 11 सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों के चेहरे देख पा रहे थे। योजक चिन्ह। इस बीच दूसरी तरफ अंडरस्कोर। आईने में एक सुंदर युवक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। वह न तो अलौकिक रूप से सुंदर था और न ही बदसूरत। उसके पास अनोखे नीले लंबे बाल थे। उसकी पुतलियां लाल थीं। उन आंखों को घूरते हुए सम्राटों को लगा जैसे वे जंगली जानवर को देख रहे हों। उसकी आंखें शांत थीं। उसकी आंखें इतनी शांत थीं कि सम्राटों को ये परेशान करने वाला लगा। उसकी आंखों का लाल रंग उसके हिंसक और निर्दयी स्वभाव को दर्शाता है। लाल रंग उसकी त्वचा के रंग को दर्शाता है। यह उन लाखों लोगों की जान को दर्शाता है जो इस आदमी ने ली थी। अपने सिंहासन पर बैठे हुए युवक ने 11 सम्राटों को एक शांत चेहरे के साथ देखा, जिससे उन्हें लगा कि वह उन्हें नीचे देख रहा है, ठीक लुक्का की तरह, जिसके चारों ओर एक राजा की आभा थी।
युवक के चारों ओर भी एक विशेष आभा थी जो दूसरों को हीन महसूस कराती थी। वह मेरे बेटे से भी छोटा है। सोचिए, इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है। सिंदूर सम्राट आदित्य से बहुत प्रभावित हुआ। वह बहुत छोटा था, फिर भी उसके काम बहुत परिपक्व थे। तो आप आदित्य हैं, अंततः उस आदमी को घूरने के बाद जिसने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट कर दिया था और जिसने उसके प्यारे बेटे को लंबे समय तक कैद कर रखा था। इकोनेक्सस सम्राट ने चुप्पी तोड़ी। मैं मानता हूं कि आप लुक्का हैं। हम्फ। इस पर लुक्का ने नाक भान सिकुड़ी और उसका चेहरा और भी घमंडी हो गया। आदित्य की कम उम्र देखकर लुक्का को लगा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उसके विचार थे कि आदित्य ने चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, आखिरकार उसका अनुभव लुक्का से कभी मेल नहीं खा सकता जो कई शताब्दियों से इकोनेक्सस साम्राज्य पर राज कर रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक 19 साल के लड़के से हार जाऊं जिसके अंडकोश अभी अभी विकसित हुए हैं। ये लुक्का के विचार थे। बेटे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया। वे तुम्हें ड्रैगन और चींटी के बीच का अंतर सिखाना भूल गए। लेकिन चिंता मत करो, उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लुक्का की तुलना सुनकर न तो वॉटसन, न आदित्य और न ही स्पेंसर खुद को जोर से हंसने से रोक पाए। अचानक आदित्य अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। हा 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 हा, ये तो बढ़िया मजाक था। आदित्य ने लुक्का को अंगूठा दिखाते हुए कहा। ये देखकर लुक्का ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां कस लीं। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में उसके कंधे हिल रहे थे। अगर आदित्य उसके सामने होता तो लुक्का पहले ही गुस्से में आदित्य पर हमला कर देता। ये देखकर अन्य सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों को शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या तुमने सचमुच अपनी तुलना ड्रैगन से की है? मुझे लगता है तुम भी अपने बेटे की तरह मूर्ख हो। आदित्य के शब्दों से लुक्का थोड़ा उलझन में पड़ गया। गॉब्लिन आक्रमण के दौरान मुझे यकीन है कि आप सभी ने एक ड्रैगन के बारे में सुना होगा जो अपने वंश को दिव्य रैंक तक विकसित कर रहा था। आदित्य ने लुक्का को मुस्कुराते हुए देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लुक्का के कुख्यात चाटुकार रीस गिलियम ने पूछा, जो मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य का सम्राट था। बेवकूफों, मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते। काश तुम लोगों ने मेरे जीवन पर थोड़ा और गहराई से शोध किया होता। ये सुनकर हर सम्राट के दिल में गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं आदित्य हूँ, इतिहास में एकमात्र ड्रैगन जिसका रक्तवर्णी दिव्य ड्रैगन वंश है। मैं ड्रैगन सम्राट हूँ। मैं सभी ड्रैगनों का राजा हूँ। और मैं तुम्हारा विनाश हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लुक्का को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। लुक्का और उसके प्रधानमंत्री की आंखें गहरी सदमे में फैल गईं। इस बीच अन्य सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें याद आया कि आदित्य ने भूत जाति का कितना विनाश किया था। महीनों से मीटिंग रूम में हर कोई उस आदमी की पहचान करने की कोशिश कर रहा था जिसका रक्त दैवीय था। ये वही आदमी था जो कीमिया की देवी का मंगेतर था। किसी ने नहीं सोचा था कि आदित्य वह व्यक्ति था। अब मुझे अंततः समझ में आया कि उस कमीने ने अचानक स्टारिन साम्राज्य के साथ गठबंधन क्यों किया। लुक्का ने इको डोमिनियन सम्राट के बारे में सोचा है। गोब्लिन के आक्रमण के बाद लुक्का को इको डोमिनियन साम्राज्य को देखकर भ्रम हुआ जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और उनके प्रतिद्वंद्वी ने स्टारिन साम्राज्य के साथ गठबंधन कर लिया था। कुछ महीनों के बाद स्टारिन साम्राज्य के तेजी से बढ़ते उदय को देखने के बाद लुक्का ने मान लिया कि इको डोमिनियन सम्राट एक उभरते हुए शक्तिशाली साम्राज्य के साथ गठबंधन करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब आखिरकार उसे सब समझ में आ गया। चूंकि आदित्य ऑनॉर्ड परिवार के मुखिया का दामाद था और चूंकि ऑनॉर्ड परिवार इको डोमिनियन साम्राज्य की सेवा करता था, इसलिए इको डोमिनियन साम्राज्य और स्टारिन साम्राज्य का मित्र बनना स्वाभाविक है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। नोट: जनता को अभी भी पता नहीं है कि कीमिया की देवी का विवाह स्टारिन साम्राज्य से हुआ है। भले ही आदित्य ड्रैगन सम्राट है, लेकिन उसका नाम अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ है। उसके साथ जुड़े लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता कि वह ड्रैगन सम्राट है। अगर उन्हें पता भी होता तो वे इस उपाधि के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और सोचते कि आदित्य ने खुद को यह उपाधि इसलिए दी है क्योंकि उसके पास दिव्य रक्त है। हमें अभी विनाश के सम्राट को अपनी पूरी सेना के साथ कार्रवाई करते हुए देखना बाकी है, लेकिन हम उस हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं? आप कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं? भारत में पैसे कमाने का सबसे आसान गेम। 2000 गुना तक जीतें। फन 88। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 337 सर्वदर्शी दर्पण 2। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 337 सर्वदर्शी दर्पण 2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं आदित्य हूँ, इतिहास में एकमात्र ड्रैगन जिसके पास क्रिम्सन डिवाइन ड्रैगन ब्लडलाइन है। मैं ड्रैगन सम्राट हूँ। मैं सभी ड्रैगन का राजा हूँ और मैं तुम्हारा विनाश हूँ। इन शब्दों को याद करके लुक्का को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि आदित्य इस तरह क्यों हंस रहा था, लेकिन मोटी चमड़ी होने के कारण लुक्का ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसका हाव भाव सामान्य हो गया। आदित्य के कहे शब्दों ने उन सभी को चौंका दिया।
अब उनकी नज़रों में आदित्य एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम दिव्य ड्रैगन हो या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कीमिया की देवी के मंगेतर हो या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इस तारिन साम्राज्य के सम्राट हो या नहीं, और मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम खुद को ड्रैगन सम्राट या कुछ और कहते हो या नहीं। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। तुमने इकोनेक्सस साम्राज्य के राजकुमार को पकड़ लिया है। तुमने हमारे एक मित्र को नष्ट कर दिया है। ऑरेकल एलायंस और इकोनेक्सस साम्राज्य युद्ध के माध्यम से मामलों को सुलझाएंगे। ये सुनकर आदित्य बस मुस्कुराया और जवाब में कुछ नहीं कहा। आदित्य की नज़र में लुक्का इस समय अज्ञानी, अति आत्मविश्वासी, घमंडी और अहंकारी बन चुका था। ये स्पष्ट था कि इस आदमी को वास्तविकता की जांच की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से इतने शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट होने और ओरेकल एलायंस के समर्थन के साथ कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। उसके ये गुण निश्चित रूप से उसे घुटनों पर ला देंगे। इस्तारिन सम्राट, मैं आपको अपने बेटे को रिहा करने के लिए ठीक 24 घंटे दे रहा हूँ। यदि 24 घंटे के भीतर इकोनेक्सस साम्राज्य के युवराज को घर नहीं भेजा गया तो मैं इस साम्राज्य की कसम खाता हूँ, ये सिर्फ एक युद्ध से भी अधिक होगा। ये सुनकर आदित्य ने आखिरकार मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से लुक्का की ओर देखा। बूढ़े आदमी, शायद 700 जोड़ साल से ज्यादा जीने की वजह से आपकी निर्णय क्षमता धूमिल हो गई है। मुझे लगता है कि आप मौजूदा हालात को नहीं समझते। आपका बेटा मेरी जेल में है, मैं उसे क्यों जाने दूं? आदित्य लुइस को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। इकोनेक्सस सम्राट के शब्दों से यह स्पष्ट था कि भले ही आदित्य लुक्का को रिहा कर दे, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था। और जहां तक लुक्का की धमकियों का सवाल है, आदित्य को इसकी कोई परवाह नहीं थी। चूंकि तुम युद्ध चाहते हो, इसलिए इस्टारिन साम्राज्य तुम्हें युद्ध देगा। इस बिंदु पर आदित्य तंग आ चुका था। इस्टारिन साम्राज्य और ऑरेकल एलायंस के हितों में भविष्य में किसी बिंदु पर टकराव होना तय था। दोनों साम्राज्यों की नीतियां और हित अलग अलग थे। इसका मतलब यह था कि आदित्य के कार्यों के बावजूद उनके बीच युद्ध होने वाला था। यह युद्ध बड़ी मछलियों को खत्म करने और पूरे डाइंग आइल महाद्वीप पर पूर्ण प्रभुत्व हासिल करने का एक अच्छा मौका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर लुक्का ने अपने दांत पीस लिए। वह ऑरेकल एलायंस का इस्तेमाल करके आदित्य पर अपने बेटे को रिहा करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद कर रहा था। और एक बार जब उसका बेटा रिहा हो गया तो वह इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करने वाला था। लेकिन आदित्य ने उस स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया जो लुक्का ने अपने दिमाग में सोची थी। लुक्का के चेहरे पर भाव देखकर आदित्य संतुष्ट हो गया, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। अगले ही पल आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगीं। उसका आभामंडल ठंडा हो गया। उसने अपनी दाहिनी कोहनी आर्मरेस्ट पर रखी और अपना चेहरा हथेली पर टिका लिया। इस्तारिन साम्राज्य लुइस की उचित देखभाल कर रहा है। हर एक दिन मेरे नौकर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को प्रतिदिन 3 बार भोजन खिला रहा हूँ। उसे नियमित रूप से शरीर की मालिश मिल रही है। चूंकि जेल में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ कसरत भी करवाई ताकि वह ज्यादा मोटा न हो जाए। आदित्य की ठंडी आवाज़ और उसके शब्दों के बीच हर कोई उलझन में था। स्नैप! इससे पहले कि लुक्का कुछ कह पाता, अगले ही क्षण एक आकृति अचानक सिंहासन के सामने आ गई। उस आकृति को देखकर लुक्का और अन्य सम्राट गहरे सदमे में खड़े हो गए। लुक्का को यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसका प्रिय पुत्र है। एक ही दिन में वह इतना बदल गया था। उसकी शक्ल किसी भिखारी से भी बदतर हो गई थी। उसके बाल गंदे और बिखरे हुए थे। उसका पूरा शरीर सूखे खून और कीचड़ से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे। क्राउन प्रिंस वाकई बहुत कमजोर लग रहा था। उसके मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसकी नाक टूट गई है और उसका चेहरा खराब हो गया है। लुक्का जितना ज्यादा देखता, उसकी भावनाएं उतनी ही तीव्र होती जातीं। लुक्का अपने बेटे से अपने पूरे परिवार से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर उसे लगा कि उसके दिल में ज्वालामुखी फट रहा है। लुइस के शरीर पर अनगिनत घाव थे। लुक्का को अपने बेटे के शरीर पर चाबुक के निशान दिखाई दे रहे थे। आदित्य द्वारा लुक्का को यहाँ टेलीपोर्ट करने से पहले उसे 2 सैनिकों द्वारा लगातार बिजली के चाबुक से पीटा जा रहा था। लुई ने आईने में देखा। अपने पिता का चेहरा देखकर उसकी बेजान आंखों में कुछ उम्मीद लौट आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, पिताजी, कृपया मुझे बचा लीजिए। लुइस ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लुक्का से विनती की। जब से उसे इस्तारिन सम्राट ने पकड़ लिया था, तब से उसका जीवन नरक बन गया था। उसे सिर्फ शारीरिक रूप से ही प्रताड़ित नहीं किया गया था, उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया था। उसे इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि वह आंसू बहाते हुए अपने पिता से उसे बचाने की भीख मांग रहा था। बेटा, ये देखकर लुक्का के दिल में गहरी पीड़ा हुई। इस समय लुक्का के चेहरे पर अहंकार, अति आत्मविश्वास और गर्व कुछ भी नहीं बचा था। लुक्का एक हताश पिता की तरह लग रहा था। लुक्का के चेहरे पर भाव देखकर आदित्य ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और फिर सबके सामने लुइस को लात मारने के लिए आगे बढ़ा। टकराना! लुइस का सिर फर्श से टकराया और खून बहने लगा। हरामी! टकराना! लुक्का ने मेज तोड़ दी। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गईं। सम्राट का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। लुक्का ने अपने जीवन में कभी भी इतना अपमान और दर्द महसूस नहीं किया था। अब तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास हो गया है। लुक्का, अगर तुम अपना साम्राज्य इस्तारिन साम्राज्य को सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को जान देने पर विचार कर सकता हूँ। आदित्य पानी की जांच कर रहा था।
वह देखना चाहता था कि लुक्का अपने बेटे की खातिर कितनी दूर तक जाने को तैयार है। आदित्य की बात सुनकर लुक्का का पूरा शरीर कांप उठा। लुक्का ने अपने बेटे की तरफ देखा जो भी उम्मीद भरी निगाहों से लुक्का को देख रहा था। लेकिन अपने पिता को चुप देखकर लुई के दिल में एक बुरी भावना पैदा हो गई। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही सभी ने पाया कि सम्राट खड़े थे और अपने बेटे को 5 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप देख रहे थे। हर बीतते सेकंड के साथ मीटिंग रूम में घुटन बढ़ती जा रही थी और हर बीतते सेकंड के साथ लुई को जल्द ही वह उत्तर समझ में आने लगा जो उसके पिता देने वाले थे। नहीं नहीं, लुई ने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लुई ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पिता उसे छोड़ देंगे। लुक्का ने उदास चेहरे से अपने बेटे की ओर देखा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, लेकिन मैं इस साम्राज्य को नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस साम्राज्य का निर्माण किया है। मैं एक और बेटा पैदा कर सकता हूं लेकिन मैं दूसरा साम्राज्य नहीं बना सकता। ये सुनकर लुइस की आंखें बेजान हो गईं। वह जानता था कि उसे छोड़ दिया गया है। लुइस को लगा कि लुक्का उसे इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आज उसी पिता ने उसे दुश्मन की दया पर छोड़ दिया। चिंता मत करो, जल्द ही मैं इस्तारिन साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्नैप। आदित्य ने बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए उसने एक झटके में लुइस को वापस जेल भेज दिया। आदित्य अब लुइस को मारने वाला नहीं था जब तक कि वह लुक्का और ओरेकल एलायंस को हरा नहीं देता। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अभी क्या भड़काया है। वर्तमान लुक्का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। उसके दिल में क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। चलो युद्ध शुरू करते हैं। ये कहते हुए आदित्य ने एक छोटे से लाल बिजली के बोल्ट से दर्पण को नष्ट कर दिया। आदित्य जानता था कि यह युद्ध उसके द्वारा लड़े गए अन्य युद्धों की तरह आसान नहीं होने वाला था। इस युद्ध में आदित्य किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ेगा जिसके पास संसाधनों, सैनिकों, उपकरणों और हथियारों की कमी नहीं है। बैठक समाप्त होने के बाद सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। आदित्य कुछ सोचते हुए प्रतीत हो रहे थे। कुछ मिनट बाद वॉटसन ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे सहयोगियों को युद्ध के बारे में बताइए। मैं एको डोमिनियन सम्राट और हमारे अन्य सहयोगियों के साथ एक बैठक करना चाहता हूँ। स्पेंसर, कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें। मैं आज ही उनसे मिलना चाहता हूँ। वॉटसन, कृपया युद्ध के बारे में पिता को सूचित करने के लिए एक पत्र भेजें। स्पेंसर और वॉटसन ने दोनों सिर हिलाए। महाराज, क्या आप सेलेस्टियल टेरन से मदद मांगने की योजना बना रहे हैं? चूंकि आदित्य जानता था कि लुक्का क्या चाहता है, इसलिए वह रिया के माध्यम से 11वीं महारानी से मदद मांगने में सक्षम था। आदित्य की वजह से पत्र ओरेकल एलायंस को भेजा गया था। एल्वेन महारानी की मदद मांगने का उद्देश्य किसी भी विदेशी शक्ति को इस युद्ध में दुश्मन की मदद करने से रोकना था। अभी हालांकि यह युद्ध कठिन होने वाला है, मुझे विश्वास है कि हम सेलेस्टियल टेरन की मदद के बिना उनसे लड़ने में सक्षम होंगे। आदित्य इस युद्ध में डाइंग आइल महाद्वीप के बाहर से किसी को भी शामिल नहीं करने वाला था। इसका मतलब है कि इथरियल साम्राज्य भी इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और इस्टारिन साम्राज्य की मदद नहीं कर सकता। एक तरह से ये युद्ध इस महाद्वीप की अगली महाशक्ति का निर्धारण करेगा। यह एक आंतरिक संघर्ष था, इसलिए आदित्य इस युद्ध में किसी भी विदेशी शक्ति को शामिल नहीं करना चाहता था। आदित्य इथरियल एम्पायर और सेलेस्टियल टेरन को बैकअप सपोर्ट के तौर पर रख रहा था। अगर उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां इस्टारिन एम्पायर को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत थी, तो वह उन्हें इस युद्ध में शामिल करने वाला था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 338 एको डोमिनियन एम्पायर आई। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 338 एको डोमिनियन एम्पायर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है। हाँ, कभी कभार ब्रेक लेना बुरा नहीं है। अपने बगीचे में एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठे एडम और सोफिया अपनी दोपहर की चाय का आनंद ले रहे थे। आज मौसम वाकई शांत था। सूरज बादलों में छिपा हुआ था। हल्की ठंडी उत्तरी हवाएं बगीचे में उनके समय को और भी सुखद बना रही थीं। आमतौर पर ड्यूक और परिवार इस समय दोपहर का भोजन करते थे। चूंकि उनका दूसरा बच्चा जैक स्कूल गया हुआ था और शाम से पहले वापस नहीं आने वाला था, इसलिए उन्होंने दोपहर का भोजन छोड़ने और बगीचे में चाय के साथ अपने समय का आनंद लेने का फैसला किया। ओक वृक्ष के तने पर अपनी पीठ टिकाकर एडम ने अपना सिर सोफिया के दाहिने कंधे पर रखा और दूर तक देखने लगा। ये शांतिपूर्ण है, लेकिन मुझे अजीब तरह से ऐसा लग रहा है कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। एडम ने आज सुबह मिले सदमे को याद करते हुए कहा। योजक चिन्ह फ्लैशबैक अंडरस्कोर। अपने परिवार के साथ हल्का फुल्का भोजन करने के बाद ऑनर्ड परिवार के मुखिया ड्यूक एडम काम करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। चूंकि उन्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया था, इसलिए उनका बहुत सारा काम अभी भी लंबित था। एडम की मेज पर ढेर सारे कागजात थे जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी। सांस
अपनी मेज पर पड़े कागजों के पहाड़ को देखकर एडम ने गहरी सांस ली। वह आदमी जो कभी इको डोमिनियन का जंगली शेर कहलाता था, अब कागजों के पहाड़ से वश में हो गया था। मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं युद्ध के मैदान में सोया करता था। लेकिन बेचारा एडम क्या कर सकता था। उसकी पत्नी सोफिया ने पूछा था कि क्या उसे उसकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह आदमी इतना घमंडी था कि अपनी पत्नी को काम करने नहीं देता था। अब एडम को इस बात का पछतावा हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम ने एक कागज़ उठाया और उसे पढ़ा। मुझे क्षमा करें महामहिम, वे रात में आए और कुछ ग्रामीणों की जान ले ली। दोस्त, परिवार, पति और पत्नियां एक झटके में चले गए। हम जानते हैं कि यह किसने किया, लेकिन हमारे पास अपने शहीदों का बदला लेने की शक्ति नहीं है। कृपया नायक, हमारा बदला लें और उन घृणित प्राणियों पर अपना क्रोध प्रकट करें। दुर्भाग्य से मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है और मुझे पता है कि आप सफल होंगे। वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं टिक पाएंगे। तुम उनमें से जितने चाहो निकाल सकते हो। इस दुनिया में जितने कम ऐसे नीच प्राणी होंगे उतना ही अच्छा होगा। हमारे पास साहसी लोगों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हम केवल ऑनर परिवार पर ही अपनी आशा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ अच्छा इनाम दे पाएंगे। एडम ने तारीख जांची। उसने पाया कि यह पत्र ओनार्ड परिवार को लगभग 4 दिन पहले भेजा गया था। स्प्रिंग विलेज के ग्राम प्रधान ने ओनार्ड परिवार को मदद की गुहार लगाते हुए ये पत्र लिखा है। सांस, ये पहली बार नहीं था कि इस क्षेत्र के लोगों ने उसकी मदद मांगी थी। एडम हमेशा अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। एक और लंबित मामला। मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए जो ये छोटे मोटे काम कर सके। कागज़ को एक तरफ रखकर एडम ने दूसरा पत्र उठाया और उस पर लिखी बातें पढ़ने लगा। पिछले महीने की बजट रिपोर्ट। वेतन पर 10,000 स्वर्ण सिक्के, भोजन पर 5,000 स्वर्ण सिक्के, कवच और औषधि पर 12,000 रू। यह एडम का नियमित काम था। ड्यूक का क्षेत्र बहुत बड़ा था। जबकि एडम के क्षेत्र में अपोगिल शहर मुख्य शहर था, वहाँ अन्य छोटे शहर, कस्बे और गांव भी थे जिनकी देखभाल एडम को करनी थी। चीज़ों को आसान बनाने के लिए ड्यूक को भरोसेमंद लोगों को बैरन और नाइट्स का पद देने की अनुमति थी। बैरन छोटे शहरों और कस्बों के प्रभारी थे, जबकि नाइट्स गांवों के प्रभारी थे। एडम के अधीन कुलीन लोग हर महीने उसे अपने बजट, अपनी आय और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में रिपोर्ट देते थे। चूंकि एडम को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए उसके लिए बहुत सारा काम लंबित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दस्तक दस्तक। वाल्टर, तुम अंदर आ सकते हो। एडम वाल्टर की आभा को महसूस करने में सक्षम था। क्लिक करें। लकड़ी का दरवाज़ा खोलते ही वॉटसन का जुड़वां भाई अंदर आया। ये वाल्टर था। वॉटसन के विपरीत, वाल्टर पहले से ही शादीशुदा था और उसका अपना परिवार था। लेकिन वॉटसन की तुलना में वाल्टर बहुत बूढ़ा दिखता था। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। अगर वॉटसन और वाल्टर दोनों एक साथ खड़े होते तो कोई नहीं कहता कि वे दोनों जुड़वां हैं, क्योंकि वॉटसन वर्तमान में 45 साल का दिखता है जबकि वाल्टर 69 साल के दादा जैसा दिखता है। वाल्टर, मैं कुछ भी पीने के मूड में नहीं हूँ, एडम ने वाल्टर की ओर देखे बिना कहा। एडम ने अभी लगभग 30 मिनट पहले ही नाश्ता किया था। उसे अभी चाय या नाश्ते की कोई इच्छा नहीं थी। एडम ने सोचा कि वाल्टर उसे चाय और कुछ नाश्ता देने के लिए यहाँ आया है। महाराज, ये चाय नाश्ते का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। वाल्टर आसानी से गंभीर होने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब वह गंभीर हो जाता था तो इसका मतलब होता था कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। वाल्टर की गंभीर आवाज़ सुनकर एडम ने तुरंत अपना पूरा ध्यान वाल्टर की ओर लगाया। क्या हुआ? वाल्टर बहुत गंभीर लग रहा था, साथ ही वह बहुत उदास भी था। वाल्टर इस तरह का चेहरा तभी बनाता है जब कुछ बहुत बुरा या बहुत चौंकाने वाला हुआ हो, और एडम ने वाल्टर का ये चेहरा अपने पूरे जीवन में सिर्फ कुछ ही बार देखा है। महाराज, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा यदि महामाया भी यहाँ हो। महामाया को भी ये सुनना चाहिए। ठीक है, कोई सोफिया को यहाँ बुलाए, एडम ने ऊंची आवाज़ में कहा। कुछ मिनट बाद सोफिया एडम के बगल में बैठी थी और वाल्टर को देख रही थी। वाल्टर, क्या बात है? तुम हमें परेशान कर रहे हो। महाराज, कल एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी और यह स्टारिन साम्राज्य से संबंधित है। आदित्य। ये सुनकर सोफिया और एडम दोनों हैरान हो गए कि आदित्य ने इस बार क्या किया है। उन्हें उस बर्फीले टूटे हुए खंडहर की दुनिया से लौटे हुए सिर्फ 1 दिन ही हुआ था। एडम को लगा कि आदित्य सब कुछ आसानी से ले लेगा, लेकिन लगता है कि वह गलत था। महाराज, आपको ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बारे में पता होना चाहिए और कैसे उन्होंने अपने सदस्यों को आदित्य को मारने के लिए भेजा। जिस पर एडम और सोफिया ने अपना सिर हिलाया। कल स्टारिन सम्राट व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से किसी को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एडम और सोफिया दोनों ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दोनों को पता था कि आदित्य ने सीधे तौर पर ऑरेकल एलायंस के साथ खिलवाड़ किया है। एडम और सोफिया को पता था कि वे अनुमान लगा लेंगे कि ऑरेकल एलायंस किस तरह से जवाबी कार्रवाई करने वाला है। महामहिम आदित्य यही नहीं रुके। जब इको नेक्सस साम्राज्य के राजकुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आदित्य ने लुइस को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। उसी रात महामहिम ने 3 पश्चिमी साम्राज्यों को नष्ट कर दिया और उन तीनों साम्राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
अब शैडो आइलैंड साम्राज्य, केजिया साम्राज्य और निवेन साम्राज्य स्टारिन साम्राज्य का एक क्षेत्र बन गए हैं। ये सब सुनकर एडम और सोफिया दोनों कांप उठे। ये सब उनके लिए एक बार में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। आदित्य के इस कृत्य के पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य होगा। ये कहते हुए एडम ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वाल्टर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, और अंत में ऑरेकल एलायंस और स्टारिन साम्राज्य दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा की है। लेकिन इस युद्ध में किसी भी विदेशी साम्राज्य को शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि डाइंग आइल महाद्वीप में स्थित साम्राज्य इस युद्ध में भाग ले सकते हैं। यदि कोई भी इस कानून को तोड़ता है तो सेलेस्टियल टेरन व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेगा और मामले को अपने हाथों में ले लेगा। धमाका! एडम और सोफिया दोनों के दिमाग सदमे से जम गए। अब तक ये खबर पूरे महाद्वीप में फैल चुकी थी और जंगल की आग की तरह दूसरे महाद्वीपों में भी फैल रही थी। चूंकि सेलेस्टियल टेरन ने ये कानून बनाया था, इसलिए किसी अन्य विदेशी साम्राज्य या ताकत ने इसमें भाग लेने की हिम्मत नहीं की। सभी का ध्यान ऑरेकल एलायंस और स्टारिन साम्राज्य पर था। योजक चिन्ह, फ्लैशबैक का अंत अंडरस्कोर। क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य ये युद्ध जीत सकता है? सोफिया ने एडम के बालों को धीरे से सहलाते हुए पूछा। मैंने आदित्य के साथ 2 बार लड़ाई लड़ी है। पहली बार गॉब्लिन आक्रमण के दौरान और दूसरी बार जब हम बर्फीले टूटे हुए खंडहर में फंस गए थे। मेरा विश्वास करो, आदित्य की शक्ति के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसका दुश्मन बनना किसी भी साम्राज्य द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती थी। ये शब्द कहते हुए एडम भी आदित्य के साथ तीसरी बार लड़ने के विचार से उत्साहित हो रहा था। एडम को आदित्य को अकेले ही सेना से लड़ते देखना अच्छा लगेगा। इस बात के ख्याल मात्र से ही जंगली शेर उत्साहित हो गया। जब सोफिया और एडम अपना समय आनंदपूर्वक बिता रहे थे, वाल्टर एक पत्र लेकर उनके पास आया। महाराज, आप जल्द से जल्द राजधानी जाना चाहते हैं। अन्य ड्यूकों को भी बुलाया गया है। ये सुनकर एडम खड़ा हो गया और आसमान की ओर देखने लगा। काम करने का समय हो गया है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 339 युद्ध का परिणाम। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 339 युद्ध का परिणाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही ऑरेकल एलायंस और स्टारिन साम्राज्य ने एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा की, इसने 6 महाद्वीपों में सनसनी फैला दी। यहाँ तक कि मुख्य महाद्वीप पर रहने वाले कुछ लोगों ने भी इस खबर को सुना और वे आश्चर्यचकित हो गए। ऑरेकल एलायंस और स्टारिन साम्राज्य के बीच ये युद्ध डाइंग आइल महाद्वीप के पिछले 500 वर्षों के इतिहास में लड़ा गया सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध होगा। इस खबर ने ही आम और किसान वर्ग के लोगों में अशांति पैदा कर दी थी। युद्ध के समय इन 2 वर्गों के लोगों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। सौभाग्य से स्टारिन साम्राज्य के नागरिक इतने चिंतित नहीं थे। ये पहली बार नहीं था जब उनके सम्राट ने किसी दूसरे बड़े साम्राज्य के साथ युद्ध किया हो। वास्तव में स्टारिन साम्राज्य ने युद्ध इस तरह से लड़े कि आम और किसान वर्ग के लोग युद्ध के प्रभाव को महसूस भी नहीं कर सके। आमतौर पर जब युद्ध होता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका साम्राज्य के भीतर आम और किसान वर्ग की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए साम्राज्य कर बढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। युद्ध के दौरान और उसके बाद किसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। किसी समुदाय या साम्राज्य की रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित हो सकती हैं और संपत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। जब लोग बेतरतीब ढंग से विस्थापित हो जाते हैं तो वे काम करना या अपना व्यवसाय चालू रखना जारी नहीं रख पाते, जिससे संबंधित साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। साम्राज्य युद्ध प्रयासों के लिए धन का उपयोग करने का निर्णय लेता है, जिससे अन्य संस्थानों के पास बहुत कम या कोई उपलब्ध बजट नहीं रह जाता। लेकिन स्टारिन साम्राज्य में वस्तुओं की कीमतें कभी नहीं बढ़ीं। ये हमेशा एक जैसी ही रहीं। कर नहीं बढ़ाया गया। किसी भी संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती भी थी तो साम्राज्य राहत राशि भेजता था। डाइंग आइल महाद्वीप के हर साम्राज्य और राज्य को एक रुख अपनाना था। सभी को एक पक्ष चुनना था। ये पूरी तरह से अलग बात है कि वे युद्ध में शामिल हुए या नहीं, क्योंकि इस युद्ध का विजेता डाइंग आइल महाद्वीप की नई महाशक्ति का फैसला करेगा। अधिकांश राज्य वर्षों से इकोनेक्सस साम्राज्य से तंग आ चुके थे। वे इकोनेक्सस साम्राज्य को गिरते हुए देखना चाहते थे। कुछ चाहते थे कि स्टारिन साम्राज्य महाद्वीप की नई महाशक्ति बने, जबकि कुछ राज्य जिन्हें इकोनेक्सस साम्राज्य से मदद मिली थी उन्होंने लुक्का और ऑरेकल एलायंस का समर्थन करना चुना, और कुछ राज्य और राजवंश इस मामले में तटस्थ रहे। लेकिन ये स्पष्ट था कि वर्तमान में पूरा डाइंग आइल महाद्वीप 2 भागों में विभाजित था। एक पक्ष परिवर्तन देखना चाहता था और चाहता था कि एक नई शक्ति का उदय हो, जबकि दूसरा पक्ष चाहता था कि वर्तमान व्यवस्था बनी रहे और कोई नई महाशक्ति उभरकर सामने न आए, क्योंकि उन्हें डर था कि महाशक्ति में परिवर्तन से उन पर और उनके हितों पर असर पड़ेगा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन सब में हेफेस्ट साम्राज्य, जो पहले एक साम्राज्य हुआ करता था लेकिन इकोनेक्सस साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और ओरेकल एलायंस ने खुले तौर पर स्टारिन साम्राज्य का समर्थन किया था। हेफेस्ट साम्राज्य ओरेकल एलायंस की बदमाशी का शिकार था। लुक्का को हेफेस्ट सम्राट पसंद नहीं था, जो उसके हितों के खिलाफ जाता था। इसलिए लुक्का ने हेफेस्ट सम्राट को मारने और एक कठपुतली रखने का फैसला किया जो लुक्का की बात सुनेगी। वहीं ओरेकल एलायंस की हरकतों की वजह से ही शांतिपूर्ण हेफेस्ट साम्राज्य अब एक आपराधिक केंद्र में बदल गया था। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोगों को सार्वजनिक रूप से मारना बहुत आम बात हो गई थी, जहां सार्वजनिक रूप से अपराध करना बहुत आम बात है, जहां सैनिकों और रईसों का सम्मान नहीं किया जाता। हालांकि लुक्का द्वारा रखा गया कठपुतली लुक्का के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि उसका राज्य ओरेकल एलायंस और उसके बड़े प्रभाव से मुक्त हो। साथ ही वह अपने चाचा की मौत का बदला लेना चाहता था, जो पिछले सम्राट थे। वर्तमान स्थिति हेफेस्ट साम्राज्य के पक्ष में थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। पश्चिमी साम्राज्य में करीब 1.5 महीने पहले मिस्टोशन एम्पायर की राजकुमारी को एजलेस आइलैंड्स एम्पायर के कमांडर ने अगवा कर लिया था। जब उसे पता चला कि उसकी इकलौती बेटी और परिवार के सदस्य को उसके प्रतिद्वंद्वी के कमांडर ने अगवा कर लिया है, तो मिस्टोशन सम्राट गुस्से में आ गया और उसने अपनी बेटी को वापस देने की मांग की। 1 घंटे बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी को मार दिया गया है। अपने परिवार के एकमात्र सदस्य और अपनी इकलौती बेटी को खोने के दर्द ने मिस्टोशन सम्राट को अपने कार्यों के परिणामों की परवाह किए बिना एजलेस आइलैंड साम्राज्य के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका युद्ध उसके लोगों को प्रभावित करने वाला है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह युद्ध उसके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह युद्ध उसके साम्राज्य को अपंग बना सकता है। उसे बस बदला लेने की परवाह थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब से मिस्टोशन एम्पायर और एजलेस एम्पायर के बीच युद्ध शुरू हुआ, 2 अन्य साम्राज्य भी इसमें कूद पड़े। वे 2 साम्राज्य थे, क्लाउड अर्थ एम्पायर और स्टॉर्म एम्पायर। दोनों साम्राज्य सदियों से एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। मिस्टोशन एम्पायर को क्लाउड अर्थ एम्पायर का समर्थन प्राप्त था, जबकि एजलेस आइलैंड्स एम्पायर को स्टॉर्म एम्पायर का समर्थन प्राप्त था। उन्हें यह नहीं पता था कि इस सब के लिए स्टारिन साम्राज्य जिम्मेदार था। चूंकि सभी 7 पश्चिमी साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति को एकजुट करके स्टारिन साम्राज्य को खत्म करने की योजना बना रहे थे, इसलिए आदित्य ने उनके बीच एक बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी और जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। और आदित्य को इसके लिए कोई दोष नहीं था। उसने बस समझदारी से खेल खेला। हर बीतते दिन के साथ युद्ध और भी खतरनाक होता गया। हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। 1.5 महीने की अवधि में अनेक युद्ध लड़े गए। इस अवधि में चारों साम्राज्यों ने बहुत अधिक सैनिक और संसाधन खो दिए। लेकिन आज युद्ध के 47वें दिन चारों पश्चिमी सम्राटों को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मिली। यह ऐसी खबर थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। बस खबर, कोई भी सम्राट इस पर तब तक यकीन नहीं कर पाया जब तक कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। ये समाचार इतना चौंकाने वाला और भयानक था कि चारों साम्राज्य, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, को अस्थायी रूप से युद्ध रोकना पड़ा और बैठक के लिए एकत्र होना पड़ा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। पश्चिमी क्षेत्र के 4 महान बचे हुए सम्राट इस समय एक बड़ी चौकोर मेज के चारों ओर बैठे थे। बैठक 4 साम्राज्यों के बाहर हो रही थी। ये पश्चिमी क्षेत्र के बिल्कुल बीच में स्थित एक राज्य में हो रही थी। पहले जब भी कोई बैठक बुलाई जाती थी तो सभी 7 महान सम्राट एकत्रित होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 4 रह गई थी। इससे उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि जब वे एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे तो उनके दुश्मन ने चुपके से घुसकर 3 महान सम्राटों को मार गिराया था। एजलेस आइलैंड सम्राट लैरी फ्रैंक्स और स्टॉर्म सम्राट उरियल गोंजालेज एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनकी निकटता इन दोनों सम्राटों के बीच की महान मित्रता का प्रतीक थी। उनके सामने बैठे थे धुंध महासागर सम्राट जोशुआ एंड्रूज और बादल पृथ्वी सम्राट अपोलो गैम्बल। जोशुआ और अपोलो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। जवाब में लैरी और उरियल ने भी गुस्से से जवाब दिया। ये कुछ देर तक चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप मीटिंग रूम में कोई शब्द नहीं बोला गया। सांस, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। क्लाउड अर्थ सम्राट अपोलो गैम्बल ने बैठक कक्ष में चुप्पी तोड़ी, जिससे बाकी तीनों उसकी ओर देखने लगे। मौजूदा स्थिति हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ही रात में पश्चिमी साम्राज्यों पर स्टारिन सम्राट ने कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि आदित्य ने युद्ध शुरू होने के दिन से ही इसकी योजना बना ली थी। पिछले महीने आदित्य कहीं नहीं देखा गया। मुझे लगता है कि उसने और उसके आदमियों ने तीनों साम्राज्यों में गुप्त रूप से घुसपैठ की थी। कल ही वह रात थी जब उसने और उसके आदमियों ने आखिरकार कार्रवाई की। बाकी तीनों सम्राटों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अपोलो की बातें समझ में आईं। आदित्य 1 महीने से ज्यादा समय से गायब था। जब वह आखिरकार प्रकट हुआ तो उसने तीनों महान सम्राटों को मार गिराया। उन्हें यह भी लगा कि आदित्य पिछले महीने में गुप्त रूप से इसकी तैयारी कर रहा था। भले ही लैरी और उरियल अपोलो को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्हें अपोलो की बातों से सहमत होना पड़ा। सामान्य तौर पर यह पूरी स्थिति हमारे लिए बहुत बुरी खबर होती, लेकिन सौभाग्य से हमारे पास अच्छी खबर भी है जो हमारी बहुत मदद करेगी। आपका मतलब ओरेकल एलायंस और इकोनेक्सस एम्पायर से है? लैरी ने पूछा।
चारों सम्राटों को पता था कि आदित्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड और क्राउन प्रिंस के साथ क्या किया। हाँ, चारों सम्राट मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। चलो हम अपने बीच चल रहे इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। अभी के लिए आइए हम अपनी सेना के साथ मिलकर इकोनेक्सस साम्राज्य और ऑरेकल एलायंस की मदद से स्टारिन साम्राज्य को खत्म करें। फिर हम अपने मामले खुद सुलझा सकते हैं। बाकी 3 सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार चारों सम्राटों के बीच एक समझौता हुआ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 340 इको डोमिनियन एम्पायर 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 340 इको डोमिनियन एम्पायर 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। इको डोमिनियन साम्राज्य के सिंहासन कक्ष में 14 संगमरमर के स्तंभों में से प्रत्येक के चारों ओर पतली अंगीठियां सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन करती हैं और हॉल को नारंगी रंग की नाचती हुई चमक में नहला देती हैं। गोल छत पर रत्न जड़े हुए रन टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं जबकि गोगोल इस भव्य हॉल के चूना पत्थर के फर्श पर नीचे देखते हैं। सिंहासन से लेकर दरवाजों तक लवेंडर रंग का गलीचा बिछा हुआ है और हॉल के दोनों ओर छोटे छोटे गलीचे बिछे हुए हैं जबकि दीवारों से सजे हुए रजाई वाले बैनर लटके हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच मोमबत्तियों से भरी एक छोटी वेदी है। वे सभी जल चुकी हैं और बदले में उनके नीचे साम्राज्य के नायकों और राजाओं के चित्रण को रोशन करती हैं। पतली खिड़कियों पर बैनरों के समान लवेंडर रंग के पर्दे लगे हैं। पर्दों को चमकीले कोनों और रत्नों से सजाया गया है। चीनी मिट्टी से बना एक भव्य सिंहासन चंद्र क्रिस्टल से बने एक भव्य झूमर के नीचे स्थित है तथा उसके साथ शाही महारानी के निकटतम लोगों के लिए 3 समान रूप से प्रभावशाली सीटें हैं। सिंहासन पवित्र रूपांकनों से ढका हुआ है और इसके प्रत्येक पैर पर एक चमकता हुआ शेर का सिर लगा हुआ है। मुलायम तकिए हल्के लवेंडर रंग के हैं और इन्हें भी सजावटी किनारों से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं वे अनगिनत चमकीले ढंग से सजे मेपल बेंचों पर बैठ सकते हैं जो सभी सिंहासन के सामने भी आकार में हैं। उच्च पद वाले लोग इसके बजाय नीचे की बेंचों के सामने बेहद भव्य बालकनियों में बैठ सकते हैं। आमतौर पर इको डोमिनियन साम्राज्य का सिंहासन कक्ष लोगों से भरा होता था, लेकिन आज पूरा सिंहासन कक्ष खाली था। केवल सम्राट, उनके रक्षक और उनके द्वारा बुलाए गए कुलीन लोग ही मौजूद थे। महाराज, मुझे आपको देखे हुए काफी समय हो गया है। अभी ड्यूक एडम, ड्यूक इलियट कैंपबेल और इको डोमिनियन साम्राज्य के अन्य शक्तिशाली कुलीन लोग सम्राट के सामने घुटने टेक रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने तुम्हें आखिरी बार देखे हुए कुछ ही महीने हुए हैं एडम, सिंहासन पर बैठे आदमी ने कहा। उस आदमी ने आलीशान कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक सुनहरा लबादा था। वह 5 फीट 10 इंच लंबा था। उसका शरीर दुबला पतला और त्वचा गोरी थी। उसके छोटे काले नुकीले बाल थे। उसका चेहरा औसत से थोड़ा ऊपर सुंदर दिखने वाला था। उसके बारे में सबसे खास बात उसका सुनहरा मुकुट था जिस पर 9 अलग अलग रंग के रत्न जड़े हुए थे। डेक्स्टन फर्ग्यूसन ने एडम को देखा और महसूस किया कि जंगली शेर थोड़ा बदल गया है। डेक्स्टन ने एडम के अचानक गायब होने की अफवाहें लगभग 1 महीने पहले सुनी थीं, लेकिन डेक्स्टन ने शुरू में उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन 1 महीने के बाद डेक्स्टन को शक होने लगा। वह अपने कुछ जासूसों को जांच के लिए भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन सौभाग्य से एडम वापस आ गया। चूंकि एडम ने अपने गायब होने के बारे में बात नहीं की, इसलिए डेक्स्टन ने उससे कोई सवाल नहीं किया। डेक्स्टन को एडम पर भरोसा था। एडम इको डोमिनियन साम्राज्य की सेना का 25% हिस्सा नियंत्रित करता था। वह जानता था कि एडम साम्राज्य को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करेगा। जहां तक उसके निजी जीवन का सवाल है, डेक्स्टन को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखा। फिर डेक्स्टन की नज़र उस व्यक्ति पर गई जो एडम के बगल में घुटनों के बल बैठा था। वह ड्यूक इलियट कैंपबेल था। डेक्स्टन को कैंपबेल और ऑनॉट के घरानों के बीच की कटु प्रतिद्वंद्विता के बारे में पता था। पीढ़ियों से उनके परिवार प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जो डेक्स्टन की राय में एक अच्छी बात थी। जब तक दोनों कुलीन परिवार एक दूसरे को मारने की हद तक नहीं पहुंच गए, तब तक डेक्स्टन अपने पिता की तरह पूरे मामले पर चुप रहा। ओनार्ड परिवार को कीमिया की देवी का आशीर्वाद मिलने से पहले दोनों कुलीन परिवारों की शक्ति बराबर थी, लेकिन जूलिया के जन्म के बाद धीरे धीरे शक्ति ओनार्ड परिवार की ओर स्थानांतरित हो गई। अब तक कैंपबेल परिवार पूरे साम्राज्य की सेना का लगभग 10% नियंत्रित करता है। ड्यूक कैंपबेल, आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आप अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है? डेक्स्टन ड्यूक कैंपबेल के इकलौते बेटे के बारे में बात कर रहा था जो कैंपबेल परिवार का अगला मुखिया बनने जा रहा है। लुसियन कैंपबेल, वही आदमी जो कभी जूलिया से शादी करने और उसकी कीमिया शक्तियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षा रखता था। भूतों के आक्रमण से पहले वह जूलिया के जन्मदिन के दौरान आदित्य को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने भी आया था, लेकिन बाद में द्वंद्व युद्ध कभी नहीं हुआ क्योंकि लुसियन कैंपबेल को भूतों के आक्रमण में उनके बीच शक्ति का अंतर दिखाया गया था।
डेक्स्टन की बातें सुनकर एडम को आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूँ, एडम ने मन ही मन सोचा। ड्यूक इलियट कैंपबेल ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शांति से अपना सिर हिलाया। चूंकि जूलिया की शादी उनके बेटे से करवाने की उनकी योजना विफल हो गई थी, इसलिए ड्यूक इलियट कैंपबेल ने एक और उम्मीदवार ढूंढ लिया था। वह दूसरे महाद्वीप के विस्काउंट की बेटी है। महाराज, यदि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ महीनों में हम सगाई समारोह आयोजित करेंगे। डेक्स्टन ने अपना सिर हिलाया। अब आप सभी खड़े हो सकते हैं। अचानक सम्राट का दोस्ताना लहजा बदल गया। डेक्स्टन ने गंभीरता से बात की। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ब्लूबन ने ले ली थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टारिन साम्राज्य हमारा एक बड़ा सहयोगी है। अब जबकि हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी इकोनेक्सस साम्राज्य ने स्टारिन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी है, तो ये हमारे लिए तय करने का समय है कि हम इस युद्ध में भाग लेंगे या नहीं। ये सुनकर सभी ने अपनी पीठ सीधी की और गंभीरता से सोचने लगे। मैंने आप सभी को इस मामले पर आपकी राय सुनने के लिए बुलाया है। मैं इस बात पर बहस कर रहा हूं कि हमारे साम्राज्य को इस युद्ध में भाग लेना चाहिए या इससे बाहर रहना चाहिए। ये सच है कि इको डोमिनियन साम्राज्य स्टारिन साम्राज्य का सहयोगी है, लेकिन डेक्स्टन को अपने सहयोगियों की मदद करने से पहले अपने साम्राज्य के बारे में सोचना होगा। यदि इको डोमिनियन साम्राज्य इस युद्ध में शामिल हो गया तो इकोनेक्सस साम्राज्य और ऑरेकल एलायंस के सदस्य सबसे पहले इको डोमिनियन साम्राज्य को निशाना बनाएंगे। स्टारिन साम्राज्य अन्य क्षेत्रों में स्थित है, लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थिति अलग है। इको डोमिनियन साम्राज्य ऑरेकल एलायंस के सदस्यों से घिरा हुआ है। इको डोमिनियन साम्राज्य को छोड़कर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 6 साम्राज्य और एक राज्य हैं। इको नेक्सस एम्पायर, इको डोमिनियन एम्पायर, मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर, हेफेस्ट किंगडम, मैथिया एम्पायर, केशा एम्पायर, उस्कन एम्पायर और क्वींसटाउन एम्पायर हैं। एक निश्चित समय पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये सभी गुट एक साम्राज्य हुआ करते थे, जो ये दर्शाता है कि डाइंग आइल महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तर पश्चिम क्षेत्र कितना उन्नत था। इकोनेक्सस साम्राज्य द्वारा हेफेस्ट साम्राज्य के सम्राट को मारे जाने से पहले हेफेस्ट साम्राज्य एक साम्राज्य हुआ करता था। हेफेस्ट साम्राज्य ने अपनी पूर्व शक्तियों और गौरव को खो दिया और एक साम्राज्य की श्रेणी में आ गया। अपने सबसे अच्छे रूप में हेफेस्ट साम्राज्य को 4 स्तरीय पावरहाउस माना जा सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर इको डोमिनियन साम्राज्य इस युद्ध में शामिल हो जाता तो संभवतः ऑरेकल एलायंस इको डोमिनियन साम्राज्य पर हर तरफ से हमला करने वाला था। अगर ऐसा हुआ तो स्टारिन साम्राज्य भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। ये जानते हुए डेक्स्टन झिझक और उलझन में था। हालांकि वह स्टारिन साम्राज्य की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसका साम्राज्य युद्ध का मैदान बन जाएगा। और डेक्स्टन को यकीन नहीं था कि उसका साम्राज्य हर तरफ से होने वाले हमलों का सामना कर सकता है या नहीं। महाराज, हमें इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, हम स्टारिन साम्राज्य को संसाधन देकर सहायता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सीधे इस युद्ध में शामिल होने से हमें बहुत परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान साम्राज्य सभी तरफ से हमले का सामना कर सकता है। ड्यूक कैंपबेल ने अपनी राय व्यक्त की। ये सुनकर डेक्स्टन ने गहराई से सोचना शुरू कर दिया। वह डेक्स्टन के विचार पर विचार कर रहा था। उसका एक हिस्सा वह करना चाहता था जो कैंपबेल ने उसे सुझाया था, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। मेरा विश्वास करें, जब मैं कहता हूं कि स्टारिन साम्राज्य जीतने जा रहा है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने देखा है कि साम्राज्य क्या करने में सक्षम है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि स्टारिन साम्राज्य इस युद्ध में विजयी होगा। एडम 100% निश्चित था कि आदित्य जीत जाएगा। मान लीजिए कि हमने इस पूरे युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला किया। चूंकि हमने उनके सहयोगी के रूप में इस युद्ध के दौरान उनकी मदद नहीं की थी, इसलिए स्टारिन साम्राज्य और हमारे साम्राज्य के बीच संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। ये हमारे साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब ऐसा होगा तो मैं भी दोनों साम्राज्यों के बीच इस खराब रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर डेक्स्टन की आंखें चौड़ी हो गईं। डेक्स्टन समझ गया कि एडम यहाँ क्या कहना चाह रहा था। इस बीच एडम का आखिरी वाक्य सुनकर अन्य लोग उलझन में पड़ गए। यहाँ तक कि कैंपबेल भी उलझन में दिखे। हम कई वर्षों से ऑरेकल एलायंस से परेशान हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑरेकल एलायंस और हमारे साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऑरेकल एलायंस नियमित रूप से अपनी सेनाएं हमारी सीमाओं पर भेजता रहा है। मैं सीमाओं की स्थिति के बारे में किसी और से बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैंने उनसे लड़ते हुए कुछ वर्ष बिताए हैं। एडम को उस समय जंगली शेर का उपनाम मिला। एडम ने अकेले ही इको डोमिनियन साम्राज्य की उत्तरी सीमा की रक्षा की, जिसमें सिर्फ 1000 सैनिक थे। यही वह समय था जब दुनिया को पता चला कि एडम कितना जंगली हो सकता है। कैंपबेल ने एडम को देखा और उसे एक अफवाह याद आ गई जो उसने बहुत समय पहले सुनी थी। आज तक ड्यूक कैंपबेल को यकीन नहीं है कि वे अफवाहें सच हैं या नहीं। इन अफवाहों ने कैंपबेल को डरा दिया था। अफवाहों के अनुसार एडम को 3000 पीक 3 ऑर्डर सैनिकों ने घेर लिया था। उस समय एडम भी पीक 3 ऑर्डर का एक साधक था। वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसके दोनों हाथ टूट गए थे, लेकिन टूटे हुए हाथ और घायल शरीर के साथ भी वह व्यक्ति पीक के 3 ऑर्डर सैनिक का वध करने में कामयाब रहा और आखिरकार बेहोश हो गया। ऐसा कहा जाता है कि यह लड़ाई 2 दिनों से ज्यादा चली थी।
अपने घायल शरीर के साथ भी वह टिके रहने में कामयाब रहा। एडम जैसे जंगली जानवर का सामना कौन करना चाहेगा? ये सुनने के बाद कैंपबेल ने एडम के सामने सावधान रहने की कसम खाई। कौन जानता है कि यह आदमी कब गुस्से में आकर अपनी नज़र में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दे। यह एक बढ़िया मौका है। हम इस युद्ध में भाग ले सकते हैं और आखिरकार अपना बदला ले सकते हैं। एडम ने आखिरी हिस्सा कहा और अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा जारी किया, जिससे सभी के चेहरे पीले पड़ गए। यहाँ तक कि सम्राट, जो एक शुरुआती 5वें क्रम का साधक था, उसकी हत्या की मंशा को सहन करने में कामयाब नहीं हुआ। उसकी हत्या की मंशा का थोड़ा सा हिस्सा ही बेहद दम घोंटने वाला था। सभी को एक बार फिर याद दिलाया गया कि क्यों एडम को इको डोमिनियन का जंगली शेर कहा जाता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। क्षतिपूर्ति अध्याय 3/6 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।